तो चलिए संकल्प एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मुख्यतः ठीक है दिल्ली के सुल्तान के बारे में बात करेंगे। आपको जैसा पता है हम लोगों ने पूरी 6 क्लास को खत्म किया है अपने एनसीईआरटी के क्लास में ही, जो कि रात्रि 11 बजे से चलती है। उसके बाद हम लोग 7 क्लास के अंतर्गत आए। 7 क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 7 क्लास में हम लोगों ने शुरू के मतलब 2 लेसन को पढ़ा था, जहाँ पे मतलब नए साम्राज्य के विस्तार के बारे में, नए राजाओं के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या 7 क्लास के चैप्टर नंबर 3rd में चल रहा है। पहला चैप्टर जो था उसमें कुछ विशेष नहीं था। पहला चैप्टर आपका क्या था? तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, पहला चैप्टर में क्या था? इंट्रो था। उसके बाद बात करते हैं, हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 3rd में, जहाँ पे हमको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है, दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमने, जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने पिछले चैप्टर में आप लोग को, ठीक है, गौरी के बारे में बताया था। गौरी के बारे में हम लोग पढ़े थे ना? पढ़े थे ना गौरी के बारे में? ठीक है। जी गौरी के सर। साथ किसकी लड़ाई हुई थी? पिछले चैप्टर में गौरी के साथ किसकी पृथ्वीराज लड़ाई हुई थी? किसके चौहान। बारे में? ठीक है, पृथ्वीराज 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 चौहान चौहान की के चौहान। साथ लड़ाई हुई हुई थी। थी। आप पृथ्वीराज चौहान को ना पृथ्वीराज द थर्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके हम्म। बारे में हम लोग को पढ़ा था, वो कहाँ पे रूल करते थे? तो आपने बताया था हमसे, दिल्ली के क्षेत्रों में और अजमेर के क्षेत्रों में मुख्यतः वो अजमेर शासन और किया करते दिल्ली। थे। ठीक है। उन्होंने मतलब कि गौरी के साथ 2 लड़ाई लड़े, जो कि तराइन के, फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ तराइन एंड सेकेंड वार ऑफ दूसरी। तराइन के नाम से जानते हैं। आप देखोगे से फर्स्ट में वो जीत जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ही सेकेंड वार जब होती है तो वहां पे वो पराजय होते हैं। क्या होते हैं? वहां पे उनकी क्या होती है? पराजय होती है। लेकिन जब वो भारत से जब जाएंगे तो अपने सत्ता को मतलब क्या करेंगे? तो अपने सत्ता को मतलब क्या करेंगे? एक मिनट, इसका जरा चेंज कर किसी दे के रहा हूँ। ओवर कर देंगे। हाँ, हैंड ओवर करके चले जाएंगे। हैंड ओवर किसे करके जाएंगे तो क्या बताएंगे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक को हैंड ओवर करके जाएंगे। और यहाँ पे जो एक नया जो सत्ता जो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत जो गुलाम वंश। आएगा, उसको हम गुलाम, ठीक है, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है। गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला आपको वंश आपको देखने को मिलेगा, जो कि कौन था? तो गुलाम वंश था। इतना आपको क्या करना है, समझ आपको यहाँ पे बना के रखनी है। ठीक है। अब इसी चैप्टर को हम लोग थोड़ा डीपली लेकर चलेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो है, पहले समझने के लिए इंट्रो समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो थोड़ा सा इंट्रो को हम लोग समझते हैं। जैसे हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिनकी राजधानी दिल्ली रही हो? ठीक है, किसी भी राज्य का जिक्र नहीं आपको देखने को मिला है जिनकी राजधानी कहाँ दिल्ली रही हो। क्योंकि आप देखेंगे इसमें हम लोग पिछले चैप्टर में, माइक बंद कर लीजिए, ठीक है, पिछले चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ा है, पिछले चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा, जो कि मुख्यतः क्या था, तो अपन साउथर्न इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ा। ठीक है। साउथर्न इंडिया में ज्यादातर जो था कावेरी डेल्टा के आसपास के राज्यों के बारे में पढ़ा। कावेरी डेल्टा के आसपास के राज्यों के बारे में पढ़ने का हमारा मतलब क्या था? तो कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती थी, इससे क्षेत्र क्या था, काफी अधिक उपजाऊ हो गया था। और उपजाऊ होने के रीजन से क्या हुआ था, यहाँ का जो मतलब राज्य जो था काफी अधिक मतलब क्या हो गया था, समृद्ध हो गया था। ठीक है। दूसरा, हम लोगों ने किसी भी ऐसे राज्य के बारे में नहीं पढ़ा जिसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने दिल्ली के आसपास के 1-2 राज्यों के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक तर चहमान डायनेस्टी जो थी उसमें से एक थी। ठीक है। चहमान के बारे में हम लोगों ने जाना। चहमान के बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा? तो चहमान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ना, उसकी राजधानी जो थी दिल्ली के आसपास के अजमेर के क्षेत्रों में मुख्यतः हुआ करती थी। ठीक है। अब लेकिन दिल्ली जो था आपका जो था सेंटर कब बना? तो दिल्ली की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण शहर के रूप में दिल्ली जो था 12th सेंचुरी में निकल कर आता है। कब निकल कर आता है? 12th सेंचुरी में से दिल्ली को आप देखोगे इस महत्वपूर्ण शहर के रूप में निकल कर आता है। रीजन क्या है? तब रीजन देखोगे यहाँ पे दिल्ली का मतलब महत्वपूर्ण सेंटर होना। ठीक है। शुरू में दिल्ली पे सबसे पहले जो रूल जिसने किया वो था तोमर राजपूत ने। ठीक है। दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी था आप बताएंगे? ठीक है, सबसे पहले तोमर राजपूतों के शासनकाल में दिल्ली, ठीक है, राजधानी बनी थी। ठीक है। तो तोमर के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी उसके बारे में आपको जानना है। ठीक है। ब्राह्मी सतयुग की मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान और चहमान के नाम से भी चहमान चौहानों ने मतलब क्या कहते हैं, परास्त किया था। मतलब तोमर को किसने परास्त किया था? तो अजमेर के चौहान ने मतलब क्या किया था, परास्त कर दिया था। ठीक है। ध्यान में रखने हैं। ठीक है। चलिए, तो अजमेर के चौहान को किस नाम से जानते थे? अजमेर के चौहान को किस नाम से जानते थे? चहमान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो या तो बिल्कुल चौहान कह लीजिए या फिर मतलब उनको चहमान कर लीजिए, दोनों मतलब क्या है, वही है। ठीक है। आप देखेंगे तोमरों ने चौहान के शासनकाल में, तोमरों ने चौहान के शासन के लिए दिल्ली के वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है। तो तोमरों और चौहान के शासन राज्यकाल में देखेंगे दिल्ली जो था, मतलब अगर बात करेंगे तो किस दृष्टि से, तो आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकल दृष्टि से अगर बात करेंगे तो दिल्ली एक महत्वपूर्ण मतलब क्या बन गया था, सेंटर बन गया था। रीजन क्या था? इस शहर में
बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, ठीक है, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। अभी भी अगर दिल्ली में अगर किसी के पास सर्वाधिक पैसा है ना, तो जैन समुदाय के पास पैसा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दिल्ली मतलब क्या है, किसके थे यहाँ पे, मतलब यहाँ देहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफी अधिक प्रचलन में थे, ठीक है। तो देहली वाल जो था एक प्रकार का क्या था, सिक्का था। क्या था देहली वाल, क्या था, एक प्रकार का क्या था, सिक्का था, ठीक है, जो कि यहाँ पे मतलब क्या थे, ढाले जाते थे, और इसका प्रचलन जो था काफी मतलब क्या था, बहुत मात्रा में मतलब इसका प्रचलन जो था इस समय था, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तोमर के समय मतलब क्या होता है, दिल्ली मतलब क्या लाइमलाइट में आया था। बाद में तोमर को किसने पराजित कर दिया, तो क्या बताएंगे, हु डिफीटेड तोमर, तोमर को किसने हराया। अजमेर के चौहान, बिल्कुल, ठीक है, अजमेर के चौहान थे। बिल्कुल, हाँ, अजमेर के चौहानों ने या फिर चहमान ने मतलब क्या किया, तोमर को मतलब पराजित किया, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब देखेंगे 13वीं 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए सर। तो सबसे पहले फिरोजाबाद, कहाँ पड़ेगी फिरोजाबाद, दिल्ली के आसपास के एनसीआर इलाका में पड़ जाता है, हरियाणा में एनसीआर पड़ेगा, इलाका कहाँ पे पड़ेगा, बिल्कुल एनसीआर में भी पड़ता है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला की बात करेंगे तो यहीं पे था, दिल्ली में ही था, फिरोज शाह ने बनाया था। तुगलकाबाद की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के आसपास था, क्योंकि उसे तुगलकाबाद राजधानी के, तुगलकाबाद की बात करेंगे तो क्या था, तुगलक ने बनाया था, ध्यान में रखेंगे। उसके कुतुब मीनार की बात करेंगे, हौज सुल्तान की सुल्तानी की बात करेंगे, जहां अपना नगर जो बाकी की प्राचीन दिल्ली का इंपॉर्टेंट पार्ट था, हौज खास की बात करेंगे, सीरी की महल की बात करेंगे, ठीक है। किला कुहना, क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है, ये सारा जो था इंपोर्टेंट सेंटर हुआ करता था व्हेन दिल्ली वाज कैपिटल, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमें और क्या चीज के बारे में जानना है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ठीक है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई, ठीक है। अब 13वीं शताब्दी के आरंभ में आप यहाँ पे देखोगे तोमर और चौहान का जो चीजें जो रहेगी कहाँ पे समाप्त हो जाएगी, तब 12वीं सदी में आते आते उन लोगों का मतलब क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे 12वीं सदी समाप्त होता है, 13वीं सदी की शुरुआत होती है, तब 1206 में ही आप देखोगे, ठीक है, क्या होगा 1206 में, मतलब 1206 एडी में आप देखोगे तो एक नवीन मतलब क्या होता है, राजवंश निकल कर आता है, जिसको हमने दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ होगी, तो दिल्ली ही होगी, ठीक है। दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो दिल्ली से केवल दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को ही रूल नहीं किया जाता था, बल्कि आप देखोगे दिल्ली से मतलब क्या होता है, बहुत जगहों का मतलब शासन व्यवस्था चलता था, कि दक्षिण भारत तक का भी नियंत्रण जो था दिल्ली से बहुत ही मतलब आसानी तरीके से मतलब क्या किया जाता था, रखा जाता था, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आपको क्या करना है, तो आपको मतलब क्या करना है, समझना है, ठीक है। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में। नो सर। नो सर। इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए तालिका एक में फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिसने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत सल्तनत को 5 वंशों का अगर नाम अगर बोलेगा आपके जानने के लिए, तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे, सबसे पहले गुलाम, क्या आ जाएंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम के बाद कौन आएगा, गुल खिले तो खिलजी। सैयद लोधी। ठीक है, क्या आ जाएगा, खिलजी है। खिलजी वंश। बिल्कुल, गुलाम के बाद खिलजी। क्या आ जाएगा, खिलजी आ जाएगा, ठीक है। खिलजी के बाद क्या आ जाएगा, तुगलक। तुगलक सर। बिल्कुल, उसके बाद क्या आ जाएगा, तुगलक आ जाएगा। तुगलक के सैयद। बाद क्या आ जाएगा, सैयद। ठीक सैयद है, लोधी। बहुत है। तुगलक के बाद मतलब क्या आ लोधी। जाएगा, सैयद आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सैयद आ जाएगा। सैयद के बाद क्या आ जाएगा, तो आपको लोधी लोधी आ वंश। जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आपका आएगा गुलाम लोधी। आएगा। इस वंश के संस्थापक की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो सबसे अंतिम वंश जो आ जाएगा लोधी वंश आ जाएगा। इस वंश के संस्थापक की बात करें बहलोल लोधी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक रूल करने वाला तुगलक हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक रूल करने वाला खिलजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा, ठीक है। लगभग 30 वर्षों तक खिलजी रूल करेगा। दूसरा नंबर पे सबसे कम रूल करेगा 37 वर्षों तक मतलब क्या करेगा, सैयद रूल करेगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं बताया, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को क्या करना है आपको, मतलब क्या करना है, याद रखनी है, ठीक है, समझ गए। चलिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जिस इलाकों को हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, यहाँ यहाँ वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, और इसी में से देखेंगे तो किला एक कहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए, ठीक है। ये सारे के सारे जो थे अलग अलग मतलब क्या थे, नगर बने थे। दिल्ली में कई तरह के नगर बसे थे, ठीक है। आई थिंक 6-7 नगर जो था दिल्ली के अंतर्गत ही था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कई बार दिल्ली को मतलब बसाया गया था। आप देखेंगे दिल्ली के शासक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे रहने वाला है, जरा इस फैक्ट को बड़ा ध्यान में रखेंगे। तो दिल्ली को सबसे पहले तोमरों ने बनाया था, किसने बनाया था, दिल्ली का संस्थापक जो था तोमर ही था। तोमर का एक शासक था, इसका नाम था अनंगपाल, क्या था, अनंगपाल, ठीक है। उसी ने मतलब दिल्ली को मतलब क्या किया था, स्थापित किया था। अब मुख्यतः अगर देखेंगे तो आरंभिक शताब्दी की बात 1165 के आसपास तोमर जो थे, इसमें अनंगपाल का शासनकाल 1130 से 1145 था।
उसके बाद चौहान आ जाएंगे 1165 से लेके 1192 तक, मतलब चौहान जो थे शासन करेंगे, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रसिद्ध हो जाएंगे, जो कि 1175 से लेके 1192 तक रूल करेंगे। जब तक मतलब क्या हो जाएंगे, तो जब तक मतलब वो कब पराजित ना हो जाएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, तराइन के दूसरा युद्ध में पराजित ना हो जाएंगे। ठीक है, जो भी नए लोग हैं, आज पहला दिन आप लोग का है, काफी लोग आए हुए, तो क्लास आप सुन सकते हैं, अगर आपको सुनने की इच्छा है तो एक बार मुझे समझिए मैं किस तरीके से चीजों को पढ़ाता हूँ, मुझे मैसेज छोड़ दीजिएगा, अगले दिन से आपको क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको सुनने की इच्छा है तो। ठीक है, क्योंकि इसमें बोलने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, ज्यादा आपको सुनना ही पड़ता है, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट को समझिए किस तरीके से पास्ट को और प्रेजेंट को कम्युनिकेट करके पढ़ाया जाता है। अच्छा लगे तो कल से आप लोग वेलकम है, नहीं तो फिर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग ने जाना, जो कि चौहान वंश के शासक थे। राजपूत वंश में मुख्यतः तोमर आते थे, चौहान भी राजपूत में ही आते थे। ठीक है, आप देखेंगे प्रारंभिक तुर्की शासक, तो प्रारंभिक तुर्की शासक की बात करेंगे तो ये गुलाम वंश का शासन काल दिया हुआ है, जो कि मुख्यतः 1206 से लेकर 1290 तक चलेगी ना। इसमें से मतलब क्या, पहला शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 6 से लेकर 10 तक मतलब रूल करेगा। उसके बाद इसी का दामाद या फिर इसके गुलाम कह लीजिए इल्तुतमिश, जो कि मतलब 10 से लेकर 36 तक रूल करेगी। बीच में एक दो शासक और भी आते हैं, जो कि जब बहराम साहब वगैरह आते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न नहीं बनते हैं। मुख्यतः शासक में रजिया आ जाएगी, जो कि 36 से लेकर 40 तक रूल करेगी। उसके बाद इसी में आ जाएंगे गयासुद्दीन बलबन आते हैं। ठीक है, गुलाम में ही आते हैं, जो कि 1266 से लेके कब तक रूल करेंगे, 1287 तक रूल करेंगे, बलबन करेंगे। ठीक, जो कि प्रारंभिक तुर्की शासक थे, जो कि शक्तिशाली से महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तुर्क शासक थे, कौन थे, तुर्की थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तुर्की थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाबर भी कौन था, बाबर भी चगताई तुर्क था। क्या था, बाबर क्या था, चगताई तुर्क था। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, याद रखेंगे। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में बताया भी था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे के सारे तुर्की शासक थे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आएंगे खिलजी वंश। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, किसका मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा है। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है, किस शहर में इल्तुतमिश का मकबरा आपको देखने को मिलता है, दिल्ली में। बिल्कुल हाँ, है। दिल्ली में ही आपको इल्तुतमिश का मकबरा दिख जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ पे दिखेगी, तो तो दिल्ली में ही आपको हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका, गौरी का गुलाम गौरी था, किसका गुलाम था, गौरी का ना, गौरी का। मोहम्मद हम्म, गौरी का ना। ठीक है। इल्तुतमिश भी गौरी का ही गुलाम था, लेकिन कुतुबुद्दीन के अंदर भी काम किया था। ये तो दामाद ठीक था है, ना इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन सर ऐबक। गुलामों का गुलाम भी भी कहा था। जाता है। हाँ, हाँ, गुलामों का गुलामों गुलाम इसीलिए भी भी था। कहते हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी भी गुलाम था, तीनों के तीनों गुलाम थे, लेकिन तीनों में जो शासक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, इसलिए भारत की सत्ता उसे दी जाती है। लेकिन बख्तियार खिलजी की बात करें, इल्तुतमिश की बात करें, कुतुबुद्दीन, वो सब समकालीन ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, खिलजी में आएंगे तो खिलजी में आपको देखना है अलाउद्दीन खिलजी और जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ज्यादा शासक नहीं है, दो ही शासक है, खिलजी यहाँ पे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तुगलक में आएंगे तो लंबा चलेगा, गयासुद्दीन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक, सॉरी मोहम्मद तुगलक, उसके बाद आएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक को बहुत बड़ा बेहतरीन शासक माना जाता है, जो कि मानव के हित में कुछ काम किए थे, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। इस सैयद में आएंगे तो ज्यादा नहीं था सैयद का। ठीक है, 37 वर्षों तक रूल चलता है, 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 से लेकर 1421 तक खिरीज खान का शासक होता है, ध्यान में रखेंगे। अपने रैयतों का काफी सम्मान किया करता था ये। ठीक है, सम्मान में खड़े वगैरह हो जाते, इसको क्या कहते हैं, रैयत आला, क्या कहा जाता है खिरीज खान को, रैयत आला की उपाधि लिया था सर। रैयत आला की उपाधि ली थी। बिल्कुल, अपने आप को शासक नहीं घोषित किया था, लेकिन इसके पुत्र ने हम्म, अपने आप को शासक घोषित किया था। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा डिटेल्स में। इसलिए वो लोधी में आएंगे तो नसरुद्दीन 1451 से लेकर 1526 तक चलेगा। संस्थापक की बात करेंगे बहलोल लोधी। अंतिम शासक जो होगा कौन सा होगा, प्राइम लोधी। लोधी, लोधी इब्राहिम की बात लोधी। करेंगे तो एकमात्र ऐसा शासक था, जो कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था, जो कि युद्ध भूमि में युद्ध भूमि मारा में गया था। मारा ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, तो सबसे पहले तोमर आएंगे, तोमर के बाद चौहान आएंगे, उसके बाद तुर्क आएंगे, यहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत होगी। तुर्क के बाद आपको खिलजी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब गुलाम के बाद खिलजी आ जाएंगे, खिलजी के बाद तुगलक आएंगे, तुगलक के बाद आपका सैयद आएंगे, सैयद के बाद अंतिम में लोधी आएंगे। ठीक है, और लोधी वंश की जैसे ही समाप्त हो जाएगी, दिल्ली में कौन सा वंश आएगा, लोधी के बाद आ जाएगा मुगल मुगल आ जाएंगे। ठीक है, अब मुगल के समाप्त होने के बाद सीधे हम लोग मॉडर्न इंडिया में किसके बाद पढ़ेंगे,
ब्रिटिश में पढ़ेंगे, ठीक है, किसे पढ़ेंगे, अंग्रेज आ गए ना। ब्रिटिश में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग इतने सारे चीजों को जान गए, तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, ठीक है। देखेंगे, हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचनाएं हमें मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वो इतिहास की तारीख, एक वचन, ठीक है। तवारीख की बात करें, बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी, दिल्ली फारसी। सल्तनत की भाषा क्या थी, तो क्या बताएंगे, फारसी भाषा फारसी। थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा, ठीक है। ये फारसी। फारसी भाषा की बात करेंगे ना, तो 1800 समथिंग तक, ठीक है, 1800 समथिंग तक, 1835 तक अगर बात करेंगे ना, तो भारत में ये भाषा जो था प्रयोग होते रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1835 तक ये भाषा जो था भारत में मतलब क्या था, प्रयोग होते रहा था। तो दिल्ली सल्तनत की जो भाषाएं जो थी वो फारसी थी। आप यहाँ पे देखोगे, माइक बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे, जब तक, माइक बंद कीजिए, किनकी आवाज आ रही है, जब तक आप देखेंगे लिटरेचर का विकास नहीं हुआ था, तो हम लोग इतिहास की चीजों को जानने के लिए किस पे निर्भर होते थे, तो अभिलेख के ऊपर निर्भर होते थे, क्वाइंस के ऊपर निर्भर होते पांडुलिपि थे, सर। और आपका स्थापत्य, हाँ ठीक है, स्थापत्य के ऊपर मतलब पूरी तरीके से मतलब निर्भर होते थे, ठीक है, इतिहास को जानने के। लेकिन अब दिल्ली सल्तनत में मतलब क्या था, लोग लिखना पढ़ना जान गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे से यहाँ पे प्रशासन में जो मतलब भाषा जो थी, उसमें मतलब तारीख जो लिखी गई है, ठीक है, तारीखें जो लिखी गई है, उसका स्टडी करके भी हम इन सब चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या था, पांडुलिपि को तैयार करने की चरण, ठीक है, पांडुलिपि मतलब लिपि को जो तैयार करने की क्या क्या चरण होती थी, उसके बारे में हम लोग इस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चरण जो था, कागज को तैयार करते थे, ठीक है, देखें कागज यहाँ पे तैयार हो रही है। दूसरा कार्य लेखन का कार्य करते थे, लेखन का कार्य हो रहा है। तीसरा क्या था, महत्वपूर्ण शब्दों अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग करते थे, मतलब हाईलाइट करते थे। अभी आप लोग दुकान में जाते हैं, 10 रुपया का हाईलाइटर मिलता है, कोई भी चीज लिखे उसको हाईलाइट कर दिए, ठीक है। जैसे देखिए, इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लेकिन वहां पे हाईलाइटर तो था नहीं, तो सोना को क्या करते थे, पिघला के उसके ऊपर उसकी चमक से जो क्या होता था, उसको मतलब क्या हाईलाइट करने का तैयार करते थे, ठीक है। जब हाईलाइट जब हो जाता था, तो उसको एक जगह संजो के मतलब क्या करते थे, बाइंडिंग करवाने आप लोग जाते हैं ना दुकान में, पहले क्या करते हैं, मार्केट से जाके क्या करते हैं, कागज लेकर आते हैं, उसको नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगता है उसको हाईलाइट कर देते हैं। जब नोट्स जब आपका बन जाता था, सबको एक जगह करके क्या कर, उसको बाइंडिंग करवा लेते, करते हैं कि नहीं करते। उस समय भी ऐसे ही होता था, बस प्रक्रिया थोड़ा अलग था, कागज को तैयार करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, अच्छे से उसको लिखना पड़ता था, सोने की परत से उसको मतलब हाईलाइट करते थे। अब बाद में जाकर उसको बाइंडिंग करने का प्रोसेस भी जो था काफी मतलब तगड़ा था, जिसको बोलते थे जिल्ड लगाना, ठीक है, क्योंकि कागज जो होता था अलग अलग होता था, एक साथ मतलब पहले से बाइंड किया हुआ नहीं रहता था। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक? मैं बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी के हर चीज के एक एक पहलू को समझा सकूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है? उस समय तो यस सर। कागज उतना प्रचलन में नहीं था सर, पत्तों को ही क्या? झाड़ के पत्तों, उस समय तक कागज उतना फेमस नहीं हुआ था वो। और कागज पांडुलिपि चीन में के आविष्कार हो गया था, आप देखोगे चीन में कागज के आविष्कार हो गया था, ठीक है, लेकिन उतना मतलब बेहतरीन तरीके से नहीं था। प्रचलित लेकिन नहीं था। दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, हाँ ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कागज तैयार करने का काम होता था, ठीक है, लेकिन हाँ पांडुलिपि, लेकिन उसका थोड़ा उतना मतलब उस तरीके से नहीं था, लेकिन हो गया था, ठीक है। और चीन में कागज का आविष्कार तो बहुत पहले ही आ जाता है। हाँ, ये कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह काफी बाद में आता है, ठीक है, लेकिन लोग कागज पे लिखना पढ़ना मतलब जान गए थे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तवारीख के लेखक, देखेंगे तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे, ठीक है, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तो तारीख जो लिखने वाले थे, मतलब इतिहास लिखने वाले लोग कौन होते थे, तो लेखक होते थे, लेखक सचिव, प्रशासक होते थे, कवि होते थे, दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासक के महत्व पे बल देते थे, मतलब मुख्यतः मुख्यतः क्या करते थे, लोग तारीख को लिखते भी थे। राजाओं जो शासक जो होता था उसको मतलब क्या प्रशासन में हेल्प भी करते थे, और जो अच्छे शासक होते थे, जो न्याय संगत शासक होते थे, उनके महत्व पे मतलब ये क्या करते थे, बल दिया करते थे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब उसका न्याय चक्र, अब न्याय चक्र किस तरीके से चलता था उसके बारे में देखते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार जिसका नाम क्या है, फक्र ए मुदविर, क्या नाम है इसका, फक्र ए मुदविर है, इन्होंने मतलब कमेंट किया है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, पता होना चाहिए, सैनिकों के वेतन के लिए बिना बिना नहीं जी सकते थे, ठीक है। सैनिक जो थे वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन कहाँ से आता था, तो वेतन जो था किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता था, ठीक है। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न होंगे, ठीक है।
ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरह से अनोन सरा संबंध था। राजा को क्या करता था, किसानों को मतलब खुश रखना पड़ता था, प्रसन्न रखना पड़ता था, तब उनका फसल अच्छा होता था। तो राजा को मतलब क्या करते थे, राजस्व के रूप में टैक्स देते थे, कर देते थे। राजस्व क्या होता था, सैनिकों के ऊपर खर्च किया जाता था, जिससे राजा अपनी समृद्धिशाली का प्रतीक मतलब दिखाता था। राजा मतलब भी संपन्न होता था तभी जब उसका सैनिक मजबूत होता। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया चलती थी। हमने क्या पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था। एक यहाँ पे मतलब बड़े बड़े शासकों ने क्या किया, मतलब किसानों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, तो उसे मतलब आप देखोगे, तो उसे आप देखोगे से मतलब उन्होंने मतलब क्या किया, यहाँ पे सिंचाई का व्यवस्था करवाया। ठीक है, सिंचाई का व्यवस्था कराने का रीजन क्या था, तो सिंचाई की व्यवस्था इसलिए करवाया क्योंकि मतलब इसलिए व्यवस्था करवाया ताकि मतलब सिंचाई अगर अच्छा होगा तो मतलब किसानों के पास पैसा ज्यादा जाएगा, किसानों के पास पैसा ज्यादा जाएगा तो राजा के पास टैक्स भी ज्यादा आएगा, और जब राजा के पास टैक्स ज्यादा आएगा तो अपने राजधानी के ऊपर खर्च कर सकते हैं, अपने आर्मी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं। तो इनसे मतलब उनका प्रशासन क्या होगा, मजबूत होगा, जो कि पिछले क्लास में हमने क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में वही चीजें चल रही थी, बस थोड़ा सा उसमें प्रक्रिया थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आदर्श समाज के बारे में यहाँ पे बात कही गई है, तो इसके बारे में पहले समझने के लिए सबसे पहले जन्मसिद्ध अधिकार। ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार क्या होता है, जन्मसिद्ध अधिकार मतलब बाई बर्थ आपको जो अधिकार जो मिल जाए उसको जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। दैट मीन्स भारत में अगर वर्तमान में अगर जन्मसिद्ध अधिकार की बात करेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, एक तरह से आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, वो किसी से आपको लेने की आवश्यकता नहीं होती, जिस दिन से आप पैदा होते हैं भारत के नागरिक उसी दिन से होते हैं, और वो अधिकार आपको स्वतः ही मतलब मिल जाते हैं, उसको जन्मसिद्ध अधिकार कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड आई विल गॉट इट। ठीक है, तो उन्होंने मतलब स्वराज को मतलब जन्मसिद्ध अधिकार किया था, मतलब अपना शासन जो होना चाहिए वो मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। देखेंगे जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा है। उदाहरण के लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों के कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलती है। ठीक है, तो मतलब लोगों का ऐसा मानना था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत की बात। लिंग भेद की बात करेंगे तो स्त्रियां तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर होता है, जाहिर सी बात है, शरीर बॉडी का भी अंतर होता है। और सामाजिक संरचना की बात करेंगे तो वो भी मतलब स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर देखा जाता है, काम करने के तौर तरीके, लहजे के तरीके, बहुत सारा डिफरेंसेस होता है। ठीक है, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो दोनों में अंतर आपको दिखा, एक में पूरा कॉमन अंतर दिखा रहा है, पूरे समाज का अंतर दिखा रहे, जहां पे बोला अगर कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कुल में अगर पैदा होता है तो बाय बर्थ मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ हो जाता है, उसमें शासन संबंधी गुण आ जाती है। दूसरा में स्त्री और पुरुष के बीच में विभेद दिखा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है मतलब समझ रहे, ये चीजें कहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, रजिया से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, समझिए आगे चल के पक्का इसमें रजिया का चर्चा दे देगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसीलिए आपको बता रहा लिंग भेद में से मतलब यहाँ पे बता रहे स्त्रियां के शरीर की बनावट पुरुषों के शरीर की बनावट से डिफरेंट होती है। ठीक है, वो मतलब थोड़ा सा मतलब कमजोर होता है उनका, इसलिए मतलब ये माना जाता है तो महिलाएं जो थी वो शासन व्यवस्था संबंधी कार्य नहीं कर सकती, या पुरुष जो है तो उनकी तुलना में मतलब क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। इन चीजों को बताने की मतलब उस समय समाज में ऐसी परंपराएं थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लिया, अब ऊपर हम चलते हैं। ऊपर में चलेंगे तो देखेंगे तवारी के लेखक नगरों में विशेष करके दिल्ली में रहते थे। तवारी कौन था, तवारी कौन था, तारीख को तवारीख बोल रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है, हाँ बहुवचन। बिल्कुल ठीक है, जो बहुवचन होता था, जो लंबे लंबे तारीख लिखे जाए, डेट इतिहास लिखने वाले, सिंपल शब्दों से इतिहास लिखने वाले लेखक जो थे नगरों में विशेष करके दिल्ली में रहते थे। वे गांव में शायद ही कभी कभी रहते हो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा से लिखा करते थे। दैट मीन्स उनके अच्छे अच्छे चीजों को लिखेंगे, ठीक है, तब जाके मतलब उनको क्या किया जाएगा, उनको मतलब प्राइज दिया जाएगा। इसलिए ज्यादातर सुल्तान जो थे अच्छे अच्छे चीजें लिखते थे। जैसे मोहम्मद इसका क्या नाम था, जो कि बहुत सारे दिल्ली सल्तनत का मतलब शासन काल देखा था, 7-8 सुल्तानों का शासन, खुसरो, क्या नाम था उसका, खुसरो अमीर क्या? खुसरो। अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो को अच्छा इतिहासकार माना जाता है, लेकिन उसके लिखे हुए चीजों पे कभी भी आप देखोगे लोग मतलब एकदम स्टे नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा वो चमचा टाइप का आदमी था। ठीक है, वो बहुत सारे सुल्तानों के शासन काल में रहा था। ठीक है, अब देखोगे वो कैसा व्यक्ति था, सिंपल सी बात है, वो लोग 7-8 सुल्तानों के शासन काल में रहा, मतलब समझ रहे हैं चिश्ती को देता है ना सर, क्या। शेख मुहिउद्दीन चिश्ती रहता है ना जो सातों को देखता है सर, सात नहीं, एक मोहद्दीन चिश्ती नहीं हो जाएगा, मोहद्दीन चिश्ती भी है, सॉरी, ठीक है, मोहद्दीन चिश्ती की औलिया,
नहीं याद सॉरी, नहीं है लेकिन निजामुद्दीन औलिया, औलिया सर, औलिया। औलिया होगा, आप निजामुद्दीन कंफ्यूज कर औलिया। दिया आप औलिया। हमको, ठीक है, औलिया के साथ आप हमको नहीं कंफ्यूज सर, कर औलिया, दिए, ठीक ठीक। है, औलिया, एकदम ठीक है, वही मैं बोल रहा था, औलिया कामयाब। होगा, ठीक है। औलिया हो जाएगा और खुसरो हो जाता है। औलिया का तो छोड़ दीजिए, ये तो किसी के दरबार में नहीं रहकर इन्होंने शासन काल देखा था, लेकिन खुसरो जो थे प्रॉपर दरबार में रहते थे, ठीक है, और वाह वाह किया करते थे, ठीक है। अगर आपको इसका वाह वाही देखना है तो अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी, हालांकि वो मतलब कलात्मक स्टोरी है, जिसका नाम है, क्या नाम है, पद्मावत, ठीक है। उसमें खुसरो के बारे में दिखाया गया है, मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी टाइप घटिया टाइप का शायरी बोलते रहता है, उसमें वो प्रशंसा किए जा रहा है अलाउद्दीन खिलजी का, उस टाइप का आदमी था। तो यहाँ पे देखें, दिल्ली सुल्तानत के शासनों में जो उनके दरबार में जो रहने वाले बहुत सारे तवारीख लोग जो थे, मुख्यतः शहरों में रहते थे, ये मतलब राजा से मतलब पैसा वगैरह लेके, इनाम वगैरह लेके उनके लिए मतलब अच्छा अच्छा मतलब चीज मतलब लिखा करते थे, ठीक है, मतलब उनके प्रशंसा में। उसके बाद ये अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे। हाँ, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। समाज का बहुत सारा लोग जो है अभी भी, ठीक है, और पहले भी, ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था को अभी भी नहीं मानते, ठीक है। अभी भी समाज में बहुत सारे मतलब चीजें जो है, जिनको बोला जाता है ये काम जो है स्त्रियां की नहीं है, तो समाज में अभी भी लिंग विभेद है। उस समय भी आपको समाज में मतलब क्या देखने को मिलता है, तो लिंग विभेद आपको देखने को मिलता था। आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला था, तो इस तरह की चीजें निकल कर आएगी। तब 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिहिनाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थे, ठीक है। इनका नाम याद रखिए, क्या नाम था, मिहिनाज सिराज, क्या नाम है, मिहिनाज सिराज, ठीक है। तो मिहिनाज सिराज ने मतलब ये दावा किया, से उनके जितने भी भाई जो थे उन सभी से ज्यादा योग्य थी, इसलिए शासक बनने के संबंधित सारे गुण जो थे उनके अंतर्गत मतलब क्या थे, विद्वान थे, ठीक है। लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मानता नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वजह क्या था, क्योंकि वह एक स्त्री थी, ठीक है। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। रीजन क्या था, क्योंकि वो स्त्री थी। अब 1240 ईस्वी में सिंहासन से उसे क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ पे समाज में आपको लिंग विभेद का आपको रीजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं। आप देखेंगे रजिया के बारे में मिहिनाज ए सिराज के विचार क्या है, ठीक है। तो मिहिनाज ए सिराज जो थे उस समय के समकालीन इतिहास थे, तो रजिया के बारे में कमेंट करते हैं। तो मिहिनाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, ठीक है। मिहिनाज ए सिराज को सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को किसके अधीन होना चाहिए, पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए ठीक है, इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज को आपको समझ के रखना है। यहाँ पे मतलब रजिया के बारे में मिहिनाज सिराज के विचार जो है उसके बारे में इसको बताया गया है। अब रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारलंग क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। यहाँ पे रुद्रमा देवी के बारे में नाम आएगा, ठीक है। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी ने 1262 से लेकर 1289 तक के व्यवहार से, ठीक है, रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान में रखें, रुद्रमा देवी ने बहुत वर्षों तक रूल किया और वह स्त्री की भेष में न पुरुषों की भेष में रूल करती थी, और सभी लोगों को मतलब क्या किया था, भ्रमित किया था, ठीक है। वह मतलब क्या है कि स्त्री नहीं है, मतलब क्या है, वह एक, ठीक है, कौन है, कौन है, पुरुष तो है। एक पुरुष है, ठीक है। और किस वंश की शासक थी, काकतीय वंश की शासक थी काकतीय वंश रुद्रमा की। देवी, ठीक है। और यहाँ पे एक मतलब आता है, एक इटालियन यात्री आता है, उसका नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ, जो कि रुद्रमा देवी के बारे में चर्चा करता है। एक इटालियन था जो काकतीय वंश की यात्रा पे आता निकितिन है। था सर, निकितिन निकितिन। तो रूसी 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 है, वो निकितिन नहीं है, ठीक है, वो जस्टिन। इटालियन है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा, उसका नाम इटालियन है, ठीक है। वो आता है तो वो मतलब क्या करता है, रुद्रमा देवी के बारे में बहुत अच्छा से मतलब चर्चा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो शासकों का नाम यहाँ पे लिया गया, एक महिला जो थी रजिया सुल्तान थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था रुद्रमा देवी थी। इसने मतलब क्या किया, अपने आप को स्वतः महिला बता के मतलब रूल किया। जबकि रुद्रमा देवी ने बात करेंगे तो अपने मतलब अपने राज में विद्रोह न हो इसलिए मतलब अपने आप को पुरुष जैसा दिखाकर मतलब रूल किया। एक और आज कश्मीर की शासक थी, पूछा जाता है, जिसका नाम था रानी दिद्दा। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है रानी दिद्दा कहाँ के शासक थी, तो कश्मीर की शासक थी, ठीक है। रानी दिद्दा, दिद्दा का मतलब होता है वैरी बहन, दिद्दा किसे बोलते हैं, बड़ी बहन को कहा जाता है। लगभग इन्होंने 23 वर्षों तक रूल किया था, 980 से लेकर
तक मतलब रूल किया था। और उनका नाम क्या था? दीदी था। दीदी मतलब क्या? बड़ी बहन से निकलकर इसको दिद्दा कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नाम उसको किसने दिया था, तो नाम उसको जनता ने दिया था। किसने दिया था? जनता ने दिया था। जनता ने क्यों दिया था? स्नेह भरा संबोधन से मतलब उनको नाम रानी दिद्दा दिया गया। तो रुद्रमा देवी, रजिया सुल्तान, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि रानी दिद्दा जो कि कश्मीर की शासन थे, ठीक है। तो एक दक्षिण का शासक और दो मतलब नॉर्थ इंडिया के शासन का आपको शासक शासिका का मतलब क्या किया है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मतलब प्रस्तुत किया है, ठीक है। दोनों में काफी अधिक डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। याद रखें, रानी दिद्दा कश्मीर की शासक थी, रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासक थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे महनाज के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? ठीक है। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासन बनना कितना कठिन क्यों था? ठीक है, मतलब ये प्रश्न आपसे कर रहा है, ठीक है। आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख नगर जो है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अच्छे से इसको नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए दिख नहीं रहा, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गैरिसन क्या होता है। तो गैरिसन मतलब किलेबंदी बसाव, जहाँ पे मतलब क्या होता है, सैनिक रहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न, गैरिसन किसे कहते हैं? तो गैरिसन मतलब एक प्रकार का मतलब शहर के अंदर का ही भाग होता है, जो कि किलेबंद होता है, जहाँ पे मतलब सैनिक के रहने के लिए मतलब इन स्थान का निर्माण किया जाता था। वो भी आपको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से पढ़िए कोई आदमी। सर मार्को पोलो था, उसने किया था। बिल्कुल, वेरी गुड, मार्को पोलो इज द राइट आंसर, ठीक है। मार्को पोलो सही है। चलिए, इटली के यात्री। इटालियन था मार्को पोलो, उसने रोडरमा देवी के बारे में बताया था। पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि मैं ही बताऊं? थोड़ा सा पढ़िए चलिए कोई आदमी। पढ़ती हूँ सर। दिल्ली सल्तनत पढ़िए। का विस्तार यहाँ से ना। जी। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिशन यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किले बंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार जी सर। देखेंगे यहाँ पे 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों के शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, ठीक है। शहरों में समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, ठीक है। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के आरंभिक शासकों के बारे में जानकारी दे रही है, ठीक है। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही मतलब कठिन था। बगावत युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छीन भिन्न हो जाते थे। बंगाल में तो हमेशा मतलब विद्रोह होते ही रहता था, ठीक है। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उनके सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। उन चुनौतियों के चलते सल्तनत बहुत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी, ठीक है। इसका संस्थापक
ठीक है। इनका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। ठीक है। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी में मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है। किसका, किसके बारे में बात हो रही है? गैरिसन शहर का। गैरीसन गैरिसन शहर का। शहर ठीक का। है, बिल्कुल ठीक है, गैरीसन शहर का। ठीक है। अब देखेंगे दिल्ली के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उसका लक्ष्य था गैरीसनों शहर की पृष्ठभूमि में स्थित, ठीक है, भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों तो चरवाहों को उसके पर्यावरण से मतलब क्या खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को मतलब प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है। व्यापार मार्ग और सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को उन्नति की खातिर नल किले गैरीसन शहर के आसपास बनाए जाने लगे। ठीक है। तो किला के आसपास भी मतलब मुख्यतः देखेंगे तो इन सब शहरों का विकास हुई जाना, ताकि इनको मतलब किसी के ऊपर निर्भरता न बनानी रखे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा विस्तार क्या होता है? दूसरा विस्तार सल्तनत के बाहरी सीमा पे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू की गए और यह अभियान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अपनी चरम पे पहुंच गया। ठीक है। एमबीटी के समय में अपने चरम पे पहुंच गया, लेकिन शुरुआत कब हुआ था? तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के गयासुद्दीन शासनकाल बलबन। में हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन, यहाँ पे बात करें जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हो गया था। जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण विजय का एक बार लक्ष्य रखा गया था, जिसका नायक बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया? तो ध्यान में रखेंगे इसे, क्या नाम है उसका, किसे दिया था? मलिक जो काफूर। मलिक काफूर को, मलिक बिल्कुल ठीक है। काफूर। मलिक इस काफूर अभियानों में सल्तनत बिल्कुल। की शहजादों ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। तो दक्षिण भारत पे विजय करने का यही रीजन था। दक्षिण भारत के राज्य जो थे बहुत अधिक समृद्ध थे, तो दक्षिण भारत पे मतलब आक्रमण करके वहां पे मतलब बहुत अधिक संपत्तियां इनको हाथ में लगती है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों के बाद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं का परास्त किया और शहरों पे मतलब क्या किया, कब्जा भी किया। ठीक है। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है। इसलिए इनके विशाल क्षेत्र में इनका नियंत्रण, ठीक है, किस सीमा तक और कितना प्रभावी रहा उसके बारे में आपको जानना है। तो शुरुआती दौर में दिल्ली सल्तनत उतना मजबूत नहीं था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंत तक आते आते दिल्ली सल्तनत जो था काफी अधिक मतलब मजबूत हो गया था। और उपजाऊ की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत मतलब मजबूत हो गया था। ठीक है। लेकिन शुरुआती दौर में तो दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारा हमला वगैरह आपको होते ही रहा है। ठीक है। उसके बाद ध्यान रखें, यहाँ पे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान के बारे में चित्र नंबर 3 में मतलब जो है सो दर्शाया गया। ठीक है। लेकिन यही दिक्कत है, पढ़ नहीं सकते, ये क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन दक्षिण के ज्यादातर राज्यों का मतलब यहाँ पे काका द्वार समुद्र, किसका राजधानी है? वारलंग का राजधानी द्वार समुद्र, क्या नाम था ये? ठीक है। उसके बाद देवगिरी यादवों की राजधानी थी। द्वार समुद्र उसके होयसल बाद है सर, सोमनाथ है। होयसल है वैसल का शायद। होता, सॉरी, होयसल है। वैसल का द्वार समुद्र यादव था, है। काकतीय का वारलंग हो जाएगा, होयसल यादव का का है द्वार देवगिरी हो। समुद्र। हाँ ठीक है, होयसल का काकतीय द्वार का समुद्र, वारंगल। काकतीय का वारलंग हो जाएगा। ठीक है। देवगिरी यादव का हो तंजावुर जाएगा, का मदुरई का, मदुरई। तंजावुर हाँ का तंजावुर मदुरई। का मदुरई हो तंजावुर जाएगा। ठीक है। मदुरई। इन सभी राज्यों पे मतलब क्या हुआ था, सैनिक अभियान देवगिरी। चला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं दक्षिण ब्राह्मी भारत शताब्दी के में। आखिर में। देखिए ब्राह्मी शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसकी मीनारें यहाँ पे दिखाई गई। जमा मस्जिद के दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे, ठीक है, सबसे पहले शहर में स्थित था। इतिहास में इस शहर को क्या बोलते हैं, दिल्ली ए कूना, ठीक है, जिसको पुराना शहर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया था। ठीक है। मीनार तीन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीनार है, तो मीनार 3 जो है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मतलब बनाई गई थी। ठीक है। कौन सी मीनार की बात हो रही है? तो कुतुब मीनार की कुब्बतुल बात हो रही है। इस्लाम ठीक है। कुतुब कुतुबुद्दीन मीनार। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने किया था? ऐबक ने करवाया था। इसको शुरुआत पूरा किया किसने था। करवाया? पूरा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको क्या किया, पूरा करवाया था। लेकिन पूरा एक बार क्या करवाया हुआ था था, उसको। ऊपर का कुछ हिस्सा जो था, ठीक है, किसने टूट उसका गया निर्माण था। करवाया था, ऊपर का कुछ हिस्सा को? फिरोज ठीक शाह है। तो तुगलक। ऊपर का फिरोज शाह बिल्कुल तुगलक ने। एफएसटी ने इसको क्या किया था, पूरा करवाया था। उसी के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी जो है यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, कुतुब ध्यान में मीनार रखेंगे। को तो पहले कुब्बत उल इस्लाम ही कहा जाता था ना शायद। नहीं नहीं, इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है। इसके अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो उससे पहले कुतुब इस्लाम मस्जिद से होकर ही आपको इसके अंतर्गत प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले कुतुब इस्लाम मस्जिद बना, उसके बाद ये बना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो दोनों मतलब एक ही कैंपस में है। ठीक है ना।
चलिए, तो यहाँ पे इन ये दोनों को दोनों पुराना शहर में, पुराना शहर को किस नाम से जानते थे? तो दिल्ली ए कुन्हा के नाम से। क्या नाम जानते थे? दिल्ली दिल्ली एक ए कोना। कुन्हा के नाम से, ठीक है। और यहीं पे एक और भी था, किला ए कुन्हा भी था, वो भी आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे चित्र 3 में बेगमपुरी मस्जिद, ये जो है आपका, ठीक है, हमारे अतीत में बेगमपुरी मस्जिद के बारे में दिखाया हुआ है। अब देखेंगे बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना, ठीक है, जहांपना नगर भी जो वो भी दिल्ली में था, जिसका मतलब होता है विश्व की शरण स्थली था, कि मुख्य मस्जिद के तौर पे बनाई गई थी, ठीक है। ध्यान में रखें, उसको जहांपना में बनाया गया था, जो कि मतलब कौन सा? बेगम मस्जिद है। कौन सी मतलब है? बेगमपुरी मस्जिद है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अब मस्जिद क्या था? मस्जिद क्या था? मस्जिद तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्या होता है? तो इस्लाम में मकबरा मतलब पूजा होता है। स्थल जो होता है, ठीक है, इस्लाम में जो पूजा स्थल जो होता है उसको मस्जिद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आराधना किया जाता है, किसका आराधना किया जाता है? तो इस्लाम जो फ्लोर्स जो है वो अपने मतलब आराध्य देव का मतलब क्या करते हैं? यहाँ पे आराधना करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या था, ये अरबी शब्द है। मस्जिद कैसा शब्द है? तो क्या बताएंगे? यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना, ठीक है, कैसे करते थे? सजदा करते हैं। सजदा कैसे होता है? तो घुटनों पे बैठ के माथा टेक कर मतलब सजदा करते हैं। अब देखेंगे जमा मस्जिद, जिसका मस्जिद इस जामी, यह वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। इसलिए अब जमा मस्जिद की बात करेंगे तो जमा मस्जिद मतलब एक तरह से कॉमन चीज है। क्या है? कॉमन चीज है, किसी चीज का नाम नहीं। बहुत जगह पे आपको जमा मस्जिद दिख जाएगा। तो जमा मस्जिद कहने का मतलब ऐसा मस्जिद जहाँ पे बहुत सारे मुसलमान आपस में बैठ के मतलब क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, उसको मतलब क्या कहते हैं? जमा मस्जिद कहते हैं, ठीक है। नमाज की रस्म के लिए सारे मुसलमान में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष इमाम के रूप में चुना जाता है। तो सबसे अधिक विद्वान होता है, सबसे बड़ा नवाजी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको इमाम बोलते हैं, उसको नेता के रूप में चुन लिया जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश खुतबा भी देता है, ठीक है। तो शुक्रवार की नमाज जो होता है, इस्लाम में शुक्रवार बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो शुक्रवार का दिन जो होता है, जब मतलब वो नमाज जब पढ़ते हैं, नमाज पढ़ होने के बाद मतलब क्या है? धर्म उपदेश देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्लाम में खुतबा बोलते हैं, ठीक है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके होते हैं। भारत में मक्का किस ओर पड़ता है? तो भारत मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी मतलब मक्का की ओर जब मुंह जब करते हैं, ठीक है, तो इस्लाम में आप देखोगे मक्का की ओर मुंह करने का मतलब है डायरेक्ट पश्चिम की ओर मतलब मुंह करना, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं से भारत में अगर लोग जो पश्चिम की ओर मुंह करके अगर नमाज अगर पढ़ते हैं, तो ऐसा कि दूसरे देश में भी पश्चिम की ओर मुंह करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है वो देश से मतलब मक्का किधर पड़ेगा, ये इंपोर्टेंट पड़ता है, ठीक है। मक्का की ओर दिशा को क्या बोलते? किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो थे मस्जिद से थे। सबसे पहले मस्जिद की बात की, अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना कर सके। मस्जिद की बात करेंगे तो जमा मस्जिद क्या कर, मस्जिद ए जामी होता है, जो कि बड़ा मस्जिद होता है जहां पे अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय व्यक्ति जो होता है, विद्वान पुरुष जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उनको मतलब क्या बोला जाता है? तो उनको इमाम बोला जाता है। इमाम इमाम। जो होता है शुक्रवार की नमाज के बाद लोगों को धर्मोपदेश देता है, जिसको खुतबा बोलते हैं, खुतबा पढ़ना। उसके बाद आप देखोगे नमाज के दौरान मुसलमान का मुंह जो होता है मक्का की ओर मतलब खड़े करके मतलब बैठते हैं, क्योंकि मतलब मक्का जो होता है भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है। अब मक्का की ओर दिशा को मतलब क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। ये सारे किबला। फैक्ट को आपको क्या करना है? याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे दिल्ली सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सुल्तान ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनवाई। इससे उसके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावा को बल मिलता है, ठीक है। आप देखेंगे इस्लाम का रक्षक होने का इन लोगों ने दावा किया, क्योंकि इन्होंने, आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक जगहों पे मतलब क्या की मस्जिदें बनवा दी, ठीक है। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर समुदाय से जुड़े रहे, जो कि मतलब इस्लाम की चीजों को समझते थे, आचार संहिता को पालन करते थे, ठीक है, और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का मतलब बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें मतलब सहायक थी। अब मस्जिद में जो जाएंगे, ठीक है, मस्जिद में कौन जाएगा? मस्जिद में जो पहले जाएगा उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है। जो आगे जाएगा वो पहले बैठेगा, जो पीछे आएगा वो बाद में आएगा। तो मस्जिद में जाके सबको क्या हो जाता है? एक जैसा हो जाता है सभी का, मतलब मस्जिद में ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, पता है आपको? जी सर। ठीक है, सबको टोपी एक देखिएगा एक जैसा जैसा ड्रेस, टोपी। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड इसलिए फॉलो किया गया कि सभी को मतलब सभी सभी लोगों को मतलब बोला गया, साहब डजेंट मैटर आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग है या फिर वीक है, मैटर नहीं करता, मस्जिद में आने के सब लोग क्या है? एक जैसे। तो यहाँ पे मतलब समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं की वजह से मतलब क्या, परस्पर समुदाय में होने का मतलब एक जुड़ाव मिलता है, एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे, ठीक है। कोई अरब का मुसलमान था, तो कोई मतलब अपने को तुर्की कहता था,
तो कोई मतलब कहीं और के कहता था। ये सारे चीजों से मतलब सबको एक जगह करना था, और इसका सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यही था। तो वहां पे मतलब क्या था कि सबको मतलब मस्जिद में यस लेकर आओ, गॉड। मस्जिद मतलब सबसे बड़ा सेंटर हुआ करता था, और मस्जिद में सबको आकर कंबाइन कर देते थे। ठीक है, ध्यान में रखिए। ये मोट की मस्जिद है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। तो मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत पूछता है मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, देखिए कि जमाली कला का मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित थी। ठीक है, जमाली कला का मस्जिद था। ठीक है, अब उसके बाद देखना है, से 2, 3, 4, 5 में तुलना कीजिए, इन मस्जिदों में समानता और असमानता को ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये सारी चीज छोड़ दीजिए आप अंतर नहीं। ठीक है, आप देखेंगे तिगलक, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। आप देखें तुगलक के वंश के समय में, खिलजी वंश के समय में एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाते थे, उसके बारे में हमको थोड़ा कुछ फैक्ट को क्या है आपको यहाँ पे हमें समझने की आवश्यकता है, और उन्हीं को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए, मतलब प्रशासन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। ये सूबेदार कौन थे, राज्यों में मतलब रूल करते थे, जिसको प्रशासक कहते थे। ठीक है, दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। सामंत के पावर में जिनके पास सैनिक शक्ति होती थी उनको ना देकर, ठीक है, उनका जो विशेष जो गुलाम जो होता था उनको ही मतलब क्या करते थे, तो उनको ही मतलब सूबेदार नियुक्त किया करते थे। ठीक है, इन गुलामों को फारसी में क्या बदंगा कहा जाता है, क्या बोला जाता था, बंदगा, क्या बोला जाता बदंगा। था उसको, बंदगा कहा जाता था। फारसी में इस विद्वानों को क्या बोलते थे, तो बंदगा कहते थे, याद रहेगा। बंदगा। बिल्कुल, बंदगा यस सर। कहते थे। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को किस लिए खरीदते थे, सैनिक सेवा के लिए सैनिक खरीदते से। थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। इनको प्रशिक्षित भी करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब खरीदा गया था, या फिर इल्तुतमिश को जब खरीदा गया था, इनके अंतर्गत वो क्वालिटी था, लीडरशिप की क्वालिटी था। जब उनको प्रशिक्षण दिया गया था पता चल जाता था, अब बाद में जाकर उनको उस प्रशासक में मतलब क्या क्या नियुक्त किया जाता था। ठीक है, वे चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, ये चीजें जो थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या नाम है, इल्तुतमिश के शासनकाल में, गुलाम वंश के शासनकाल में इल्तुतमिश अपने राज्य के प्रशासक को या फिर सूबेदार नियुक्त करने के लिए सामंतों के ऊपर कम विश्वास करते थे कंपेयर टू अपने किसके ऊपर, तो अपने मतलब गुलाम। किसके ऊपर, गुलाम के ऊपर। ठीक है, गुलाम। ध्यान में रखना है, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद का बेटों से बढ़कर गुलाम हुआ करता था, इसलिए बाद में उनको दामाद भी बना लिया जाता था। सुल्तानों को सलाह दी जाती कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी कभी कभी ठीक है योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता था। ठीक है, अगर तकदीर अच्छी हो तभी किसी सुल्तान को अच्छा गुलाम मिला करता था। बुद्धवानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होते थे। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम जो था मलिक कफूर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के लिए जान देने के लिए भी तैयार था। ठीक है, मलिक कफूर। ठीक है, इल्तुतमिश की बात करें वो भी बहुत वफादार था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें वो भी बहुत वफादार था। ठीक है, तो ये सारे गुलाम जो थे अपने मालिक के लिए काफी अधिक वफादार थे, इसलिए मालिक पूरी तरीके से इनके ऊपर रिले कर सकते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। ठीक है, खिलजी की बात करेंगे, तुगलक शासन में बंदगा का इस्तेमाल होते रहा और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोग जो थे उनको भी ऊंचे राजनीतिक पद पे लोग बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी धीरे धीरे आपको पैदा होने लगी। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द बताया आश्रित शब्द, तो इसको तो बच्चा को समझाने के लिए दे दिया, इसका मतलब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आश्रित का मतलब होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता है या फिर उसका निर्भर होता है। जैसे हम लोग क्या है, अभी जो लोग बेरोजगार होंगे कहते हैं ना, हम अभी अपने माता पिता पे क्या है, तो आश्रित है ना, मतलब हमारी आश्रित है। सारी जरूरतों को कहीं ना कहीं से हमारे माता पिता के द्वारा ही मतलब क्या होता है, पूरा होता है। तो आश्रित शब्द यहाँ पे इसलिए लगा कि जो गुलाम जो थे अपने मालिक के ऊपर मतलब क्या थे, तो आश्रित थे, है ना, समझ रहे हैं। अब देखेंगे गुलाम और आश्रित अपने मालिकी और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। ठीक है, नए सुल्तानों ने अपने नौकर होते थे, नए सुल्तान के अपने नौकर होते, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन में बैठने ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों ने, ठीक है, गहरा धक्का भी लगा था। फारसी तवारीख के लेखक ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की थी। तो जो समाज के जो इलाइट क्लास के लोग जो थे, उनको लगता था प्रशासन में उनकी पूरी तरह से सहभागिता होनी चाहिए, लेकिन सुल्तान ने जब उनका अनदेखा करके समाज के नीचे वर्ग के लोगों को भी मतलब क्या किया,
प्रशासन में आने का मौका दिया, तो समाज के जो ऊंचे वर्ग के लोग जो थे वो काफी अधिक मतलब इनसे मतलब क्या हो जाते, नाखुश हो जाते थे। यहाँ तक कि दिल्ली का मतलब जो था, दिल्ली का अमीर जो थे वो कुतुब इसको मोहम्मद बिन तुगलक को दिन में बहुत गंदा गंदा गाली लिखा करता था, ठीक है, बहुत सारे पत्र लिख लिख कर भेजता था दिल्ली का अमीर, इसमें बहुत भद्दी भद्दी गालियां लिखी होती थी, क्योंकि उसकी कुछ नीति जो थी और मतलब उनके खिलाफ मतलब बनती थी। दिल्ली के अमीर जो थे काफी अधिक शक्तिशाली थे, तो सुल्तानों का बहुत अधिक निंदा करते थे जब भी मतलब समाज को वैसे वर्ग को आगे चिन्हित करते थे क्योंकि समाज के इलाइट क्लास में नहीं आते थे या फिर पिछड़े हुए वर्ग से आते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के अधिकारी, देखिए सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक, ठीक है, कमाल शराब बेचने और शराब बनाने और बेचने वाला, ठीक है, फिरूज क्या नाम है उसका, फिरूज हजाम नामक नाई, ठीक है, मनका तवाग नामक बावर्चिया, ठीक है, लद्दा तथा पीरा नामक मालियों के ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा किसको किसको, तो अजीज खुमार को। अजीज खुमार क्या करता था, शराब बनाता था और बेचता था। फिरूज हज्जाम को बैठा जो कि नाई था। मनखा तबाक को बैठा जो कि बावर्ची था। और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है, इन नुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया। किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी की कुछ किताब बता सकते हैं क्या? जियाउद्दीन बर्नी ने किताब लिखी, बता सकते हैं? याद है, भूल गए? हेलो, आवाज मेरी नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। हाँ, शायद इनकी किताब तारीख फिरोज शाही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो वहां पे अगर बात करेंगे तो इन्होंने मतलब क्या पे जियाउद्दीन बर्नी ने बोला ये जो नियुक्तियां जो की गई है यहाँ पे सुल्तान का मतलब क्या हो गया, तो सुल्तान का मतलब क्या हुआ, नाश हो गया, ठीक है। क्या नाश हो गया, तो सुल्तान का विवेक नाश हो गया है और सुल्तान की मतलब अक्षमता को मतलब क्या था, दर्शाता है, ठीक है, ध्यान में रखें। तो जैसे नीचे वर्ग के लोगों को भी मतलब क्या किया जाता, समाज में मतलब क्या किया जाता था, तो उनको मतलब ऊंचे पद प्रशासनिक दिए पद। जाते थे, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़िए कोई आदमी। पढ़िए या फिर मैं ही पढ़ूं, खत्म कर लूं? आप भी सर पढ़ लीजिए, पढ़ेंगे जल्दी क्या? जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता फिर हूँ, ठीक है। अप डाउन देखिए अप डाउन पहले होते होता है। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते हैं, ठीक है। ये इलाका जो था इसको क्या बोलते थे, इक्ता कहते थे। क्या बोलते थे, इक्ता कहते थे, ठीक है। और यहाँ का जो शासक जो था, जो सूबेदार जो था, उसको क्या बोलते थे, इक्तादार कहते थे। क्या कहते थे, इक्तादार कहते हैं, ठीक है। तो किसने नियुक्त किया इक्तादारों को, ठीक है। तो पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या किया, तो सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका क्या है, इक्तादार कहला, तो इन्हें संभालने वाले जो था उनको इक्तादार कहते थे। और इक्तादार को ही मुक्ति भी कहा जाता था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुक्ति का फर्ज था सैनिकों अभियानों का नेतृत्व करना, अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपनी सैनिकों सेवाओं के बदले वेतन के रूप में, ठीक है। मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। अब इनको देखिए, ये इक्तादार जो थे या फिर मुक्ति जो थे, इनका काम क्या था, सैनिक अपने पास रखना। क्या रखना, सैनिक रखना। जैसे मान लीजिए हम शासक है, आप हमारे इक्तादार हैं, तो हम आपको बोले थे चलो ठीक है, तुमको हम पूरा बिहार का प्रशासन करने के लिए तुम हमको देते हैं, ठीक है। बोलोगे ठीक है, आप हमको बिहार का प्रशासन देते, चलिए अच्छी बात है। तो बिहार में जितना भूमि का राजस्व जो था किसके अंतर्गत जाएगा, तो इक्तादार के अंतर्गत जाएगा, ठीक है, इक्तादार के अंतर्गत जाएगा। तो इक्तादार को अंतर्गत सारा बिहार का राजस्व जो जाएगा, तो इक्तादार मतलब सुल्तान को मतलब क्या हेल्प करेगा, जब भी मतलब सुल्तान के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो बिहार का पूरे सेना लेकर मतलब क्या करेगा, इक्तादार मतलब पहुंच जाएगा। क्या करेगा, पूरे सेना का लेकर मतलब इक्तादार पहुंच जाएगा, जिसका नेतृत्व भी वो मतलब क्या करेगा, तो उसका नेतृत्व भी मतलब क्या करेगा, वो खुद ही करेगा, ठीक है, इक्ता समझ का रहा वही है? करेगा, मुक्ति होता था यस वही सर। करेगा। बिल्कुल ठीक है, उसको मतलब क्या बोलते थे, उसको मतलब मुक्ति बोलते थे, ठीक है। उस सारे का मतलब क्या करेगा, तो नेतृत्व करेगा। और यहाँ पे आप देखोगे इनसे, अब इनको मतलब जो सेना जो रखना पड़ता था, इनको सैलरी कौन देगा, तो इनको सैलरी शासक नहीं देगा, और बिहार में जो राजस्व जो वसूल जो कर रहा है उससे मतलब क्या उसी करेगा, से अपने सेना का प्रशासन भी चलाएगा। क्या करेगा, सेना का प्रशासन भी चलाएगा। तो अब यहाँ से सेना का प्रशासन चलाएगा, लेकिन अपने क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, शांति बनाने के लिए, सुरक्षा बनाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करे, क्या शासक जाएगा, नहीं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी उसी को होगी, ठीक है। और कभी कभी इक्तादार जो थे काफी अधिक मतलब पावरफुल हो जाते थे, और प्रमुख जो शासक के खिलाफ मतलब क्या करते थे, तब विद्रोह कर देते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
आप देखेंगे राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देते थे। मुफ्ती लोगों पे काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट किया था। ठीक है, हालांकि बाद में जाके आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने तो इक्तादार के पद को ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, लेकिन शुरू शुरू में दिक्कत ये था, इक्तादार का पद जो था ये मतलब वंशागत था। क्या था? ये वंशागत था। ठीक है, वंशागत समझ रहे हैं ना? वंशागत होने का यस सर। मतलब ये था, मतलब एक इक्तादार जाता था उसका बेटा बन जाता था। ये वंशागत पद होने से इक्तादार बहुत अधिक मतलब क्या थे, शक्तिशाली हो गए थे। तो राजाओं ने किया इनके वंशागत पद को मतलब क्या किया, समाप्त कर दिया। लेकिन आप देखेंगे इसमें मतलब इससे मतलब क्या होना, सारा इक्तादार जो थे राजा के मतलब शासक के मतलब क्या हो गए, खिलाफ हो गए। ठीक है, उन्होंने मतलब विद्रोह करने की धमकी दे दी। तो बाद में जाके उनके पद को फिर भी बोला गया चलो ठीक है, एफएसटी के समय में हुआ था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश किया था मतलब हटा दे, एमबीटी एफएसटी ने कोशिश किया था, लेकिन सारे इक्तादार जो थे उनके खिलाफ हो गए। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, तुम वंशागत ही रहो। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये कभी कभी इतने शक्तिशाली हो जाते थे, शासक के खिलाफ ही मतलब क्या करते, विद्रोह कर देते थे। अब इनका मतलब क्या था, थोड़े थोड़े समय के लिए इक्तादार बनाया जाए, समय समय पर उनका ट्रांसफर भी कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगली के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोग द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब दिक्कत क्या था, इनको जो पैसा जो राजस्व से जो मिलता था वो सरप्लस होता था। सरप्लस समझ रहे हैं ना? सेना के ऊपर खर्च होता था, प्रशासन में खर्च होता था, अपना जो सैलरी जो था वो भी निकाल के काफी अधिक पैसा इनके पास बच जाता था। लेकिन ये लोग इतने तेज थे कि पैसा मतलब शासक को वापस नहीं करते। जबकि कंडीशन क्या था, राजस्व से जो पैसा जो मिलेगा, राजस्व से जो पैसा जो मिलेगा और उसके बाद जो पैसा जो बचेगा इस सारे चीजों पे खर्च करने के बाद उसको मतलब क्या होगा, शासक के पास में मतलब क्या करना होता था, जमा कर देना होता था। लेकिन ये लोग इतने यशस्वी थे, ये पैसा को जमा ही नहीं करते थे। क्या करते थे? पैसा को मतलब क्या करते थे, जमा नहीं करते थे। तो इससे मतलब दिक्कत होने लगा। तो सबसे पहले इस पे जो पकड़ बनाने की कोशिश जो की मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसका इन लोगों ने जमकर मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया। लेकिन बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी जब आता है तब बोला सुनो ना, तुम चलो अपने रास्ते, मुझे तुम्हारे सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी इक्तादार का आवश्यकता नहीं, हम सारे इक्तादार को मतलब क्या करें, समाप्त कर रहे हैं, हम अपना बनाएंगे अस्थाई सेना। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला ये शासक था जिसने अपने आप को, ठीक है, इक्तादारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया। इसने अपना आप ही मतलब क्या किया, बहुत ही बड़ा मतलब क्या किया, एक अस्थाई सेना बना लिया। जब ये अपना आप का जब अस्थाई सेना बना लिया तो इनको इक्तादारों से सेना लेने की आवश्यकता होगी क्या? नहीं। नहीं होगी ना। तो जैसे दिल्ली सल्तनत के आप इक्तादारों के ऊपर इन्होंने क्रैकडाउन किया और उसको मतलब ठीक कर दिया बहुत तरीके से। ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा भाव, क्योंकि राजा का पूरा होगा डिपेंडेंट हो गए थे ना उसके ऊपर। क्योंकि राजा के ऊपर अगर क्या करेंगे, इक्तादार इक्तादार आपस में मिले हुए थे। बिहार का इक्तादार का अच्छी संपर्क किसके, बंगाल के इक्तादार के साथ है। वो हमेशा एक दूसरे को भड़काते थे, आज मेरे साथ बुरा हो रहा है, तुम अगर मेरा सपोर्ट नहीं करो कल तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो यहाँ पे शासक जो थे खुद को कमजोर हो जाते थे, क्योंकि सारा इक्तदार अगर विरोध अगर एक साथ अगर करने लगेगा तो डेट मीन्स क्या होगा, पूरा साम्राज्य में ही मतलब विद्रोह हो जाएगा, क्योंकि शासन का पावर उसके पास है कि नहीं है? यस सर। यही सारी चीज थी। लेकिन इसको ठीक करने का काम किसने किया था तब? किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन ने किया खिलजी। था, जिसने अपना बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, सेना को मतलब रखने के लिए एक बड़ा सेना बनाई, सेना को कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया, सारी चीजों को मतलब उसने क्या किया, तो ठीक किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आप देखोगे जब दिल्ली के सुल्तानत शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत और अमीर जमींदार को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूली के कार्य, ठीक है, राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे राज्य को, जैसे मैंने पहले ही बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू में तो यहाँ पे जो राज्य का जो राजस्व का वसूली के काम मुख्य रूप से इक्तादारों का होता था, अमीर को भी देते थे कहीं कहीं पे, या फिर राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। लेकिन इसने सारे, लेकिन उस समय भी कुछ भूमि जो होता था जो कि पूरी तरीके से राज्य का नियंत्रण होता था, खालसा भूमि बोलते थे। ठीक है, खालसा भूमि पर किसी इक्ता वगैरह का कंट्रोल नहीं होता था, ये भूमि डायरेक्ट मतलब स्टेट ऑन आती थी। ठीक है, एक कानून भी बनता था जिसको बोलते हैं जवारीत कानून, बोलते हैं जवारीत बोला जाता है। ठीक है, वह कानून जो था वो भी स्टेट लॉ था। ठीक है, ये सारी चीजें के बारे में डिटेल्स में जब पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा। तो आप देखोगे मतलब यहाँ पे क्या देखना है, दिल्ली सल्तनत में आप देखना है मतलब इस समय जो था राजस्व जो था पूरी तरीके से खिलजी के समय में स्टेट के अंदर नियंत्रण में ले लिया गया। ठीक है, स्टेट के अंदर में, ठीक है, मतलब खिलजी के समय पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने, ठीक है, पर बाध्य किया गया। बोला गया तुम्हारे यहाँ जितने भी हिसाब जो पहले के जो बच रखे हैं और जो भी तुम्हारा टैक्स बनता है सारे टैक्स को तुम चुकाओ।
सुल्तान ने प्रशासकों के जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार ने राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। एक जो था कृषि कर जो था, जिसको खराज बोलते थे, ठीक है, जो किसान के उपज लगभग 50% लगता था, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के 2 शासक जो थे, जो कि किसानों के ऊपर सबसे अधिक टैक्स कर दिया, जो कि अप्रोक्स में 50% था। एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, तो दूसरा शासक कौन था? कहानी सुन रहे हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्रों में कर कितना 1/2 कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसने संपूर्ण क्षेत्र में नहीं लगाया था, लेकिन इसने संपूर्ण क्षेत्र में लगा दिया 50%, ठीक है। तो अगर पूछेगा दिल्ली सल्तनत का 2 शासक का नाम बताइए, जो कि मतलब क्या किया था, टैक्स को 50% मतलब कर दिया था, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी दोआब क्षेत्र में ही किया था, लेकिन बेचारा ने कोशिश ही किया, उसका इतना ना तगड़ा विरोध किया गया, उसने सारी चीजों को बोला ना ना ठीक है पहले वाला सिस्टम, ठीक है। उसने अपना निर्णय को वापस ले लिया, क्योंकि दोआब में जिस समय उसने टैक्स भरा उसी साथ मतलब क्या आ गया, तो वहां पे क्या आ गया, तो उसी साथ मतलब अकाल पड़ गया, ठीक है। अकाल हो दोआब गया क्षेत्र था। में काफी उपजाऊ भूमि मानी जाती थी, वहां पे अकाल होने की संभावना ही नहीं होती थी। लेकिन उसने जैसे ही टैक्स लगाया वहां पे अकाल पड़ गया, वहां के सरदारों ने मतलब क्या किया, एमवीटी के खिलाफ मतलब विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक था कि घरी टैक्स था। घरी टैक्स घर पे लगता था, ठीक है। एक जो था आपका मवेशी के ऊपर टैक्स लगता था, जिसको कौन सा टैक्स कर, मवेशी के ऊपर जो टैक्स लगता था चराई कर बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एक जो था आपका क्या था, तो एक मतलब था वो राजस्व के ऊपर लगता था, कृषि के ऊपर लगता था, जो कि 50% लगता था। 3 प्रकार का टैक्स यहाँ पे देने को मिला। एक जजिया भी था, खराज भी था, तो उसमें हम लोग कभी बात कर लेंगे, वो उतना हमको नहीं जानना है, ठीक है। अब देखिए याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत का, दिल्ली से बंगाल का जो प्रांत जो था ना, दूर पड़ता था। इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब हमेशा विद्रोह होते रहता है, ठीक है। सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे देखोगे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। मुर्शिद कुली खान एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी बाद में कर ली थी, ठीक है। दक्षिण भारत भी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगा। किनकिलिच खान ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र कर लिया। सादत खान की बात करेंगे, उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मतलब स्वतंत्र कर लिया बाद में। तो ये सारे के सारे सूबेदार थे, ठीक है। सारे के सारे क्या थे, सूबेदार थे, गवर्नर थे, जो कि अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हो गए होते गए। अब बाद में जाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लिया गया, ठीक है। दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद अगर देखेंगे तो बाद में पूरा क्षेत्र जो था फिर से मतलब स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें जिनमें बैठने में सुल्तान की मतलब सेनाएं जो थी अक्षम थी, ठीक है। जिसको मतलब पूरा करना मतलब उसको पार करना, जंगल को पार करना इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पैठना कहने का मतलब इसको क्रॉस करना सुल्तान की सेनाएं जो थी इसके लिए क्या असक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने भी इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पे जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ समय के लिए रह पाता था। मतलब यहाँ से मतलब अधिकार किया, कुछ समय जैसे ही लौट रहे पता चला फिर से स्वतंत्र हो गया। जैसे गुजरात विजय के बारे में बात करें, गुजरात विजय जैसे अकबर करके जब वापस लौट रहा था तो रास्ता में ही था, तो फिर से गुजरात अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। फिर अकबर रास्ता से ही मतलब जाता है, इसलिए गुजरात विजय को आप देखेंगे दुर्तगामी अभियान कहा जाता है अकबर का। पढ़ा है ना आपने? वही होता था दक्षिण भारत में होता था। दक्षिण भारत में मतलब क्या कर, दिल्ली के सुल्तान मतलब क्या कर, उसे कंट्रोल तो कर लेते थे, लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत से जाते थे वापस पता चलता है 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, महीना दिन के बाद फिर से मतलब क्या होगा, फिर से पूरी तरीके से मतलब क्या होगा, फ्री हो गया, ठीक है। तो यही सारी चीजें, डेट मीन्स कहने का मतलब है प्रशासन को सेंटर में बनाया तो गया था, सेंटर में प्रशासन को सेंटर में था तो नहीं, दिल्ली था, दूर था। और वहां से दक्षिण भारत को कंट्रोल करना, नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना इज वेरी टफ, ठीक है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा दिमाग लगाता है, उसका प्लान तो फेल हो जाता है। उसने मतलब क्या किया, सेंटर को अपना अपना राजधानी को सेंटर को क्या किया, सेंटर में उठाकर ले गया, अपने राजधानी को सेंटर में उठाकर ले गया। कहाँ ले गया, दौलताबाद ले गया, जहां से सभी जगहों पे मतलब कंट्रोल करना मतलब क्या हो, आसान हुआ। दौलताबाद पे आक्रमण होने का भी डर नहीं था, लेकिन उसका ये मतलब प्लान जो था क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। पता है ना आपको? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे थोड़ी चीजें और रह गई, इसको मैं करवा ही दे रहा हूँ, चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, 10 मिनट का समय और लोग आप देंगे। सरदार और उनकी किलेबंदी, ठीक है। अफ्रीकी देश सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पे इबन बतूता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं शताब्दी में इबन बतूता, ठीक है। इबन बतूता की बात करें तो भारत आता है। इबन बतूता कब भारत आया, 1333 में या फिर 1336 में? 1336 में। 33 में। कब आया? 1333। 1333 1333 की 36, अरे मुझे खुद कंफ्यूज, सर 36 है सर, देख लीजिए एक बार, ठीक है, देख के बताइए तो 36 होना चाहिए।
ठीक है, 1333 है सर। 33 है कि 36 है, कंफ्यूज कर, 33 1336 में में तो आया था विजयनगर सर और साम्राज्य है, ठीक है। 1400 हाँ ठीक है, विजयनगर साम्राज्य 1333। 36 होगा, ठीक है, ठीक है, 33 ही है, ठीक है। 1333 में आप देखोगे से यहाँ पे क्या होता है, तो अफ्रीकी देश का मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आई आती जो था इब्न बतूता था। आप यहाँ देखोगे ये क्या था, तो यहाँ पे जब वो आया तो यहाँ पे उसने अपनी एक किताब लिखी थी, और किताब में सारी चीजें के बारे में वो जानकारी देता है, और ये केवल भारत ही नहीं, ठीक है, चीन तक की यात्रा भी इसने की थी। उसके बारे में हम कुछ फैक्ट को मतलब क्या करेंगे, समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अब देख रहे हो कि चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनकर रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भारत का बांस पोला नहीं होता था, ये बहुत बड़ा होता था, ठीक है। इसके अलग अलग हिस्से के आपस में इस तरह से गूंथे होते थे, ठीक है, क्या होते थे गूठे, और सरदार के बारे में बता रहा है, ठीक है, गूठे होते थे, और उन पर आग का भी असर नहीं होता था, वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले का, ठीक है, प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार के घेरे में भी उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी ही उपलब्ध रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा जल का पानी, वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल, ठीक है, बलशाली सेनाओं के बिना, ठीक है, हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर पे, ठीक है, तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है सरदारों की, मतलब सरदार के बारे में, सरदार उनके किलाबंदी के बारे में कौन जानकारी देता है, तो इब्न बतूता देता है, ठीक है। इब्न बतूता का पुस्तक का नाम याद है क्या आपको? रेहला। बिल्कुल, रहला इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, हम जब जैसे ही हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं, तो मंगोल को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मंगोल का आक्रमण होने वाला था, चंगेज खान का आक्रमण होने वाला था ना इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो यहाँ पे देखिए कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में, ठीक है, जिसका नाम है ट्रांस ऑक्सीनिया, ठीक है, जो कि आधुनिक उज्बेकिस्तान पे हमला किया, ठीक है, आधुनिक उज्बेकिस्तान को क्या बोले, ट्रांस ऑक्सियाना बोलते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ईरान का पार्ट था, उत्तर पूर्वी ईरान का पार्ट था। जब वहां पे हमला होता है, हमला करने के बाद इस शीघ्र ही मतलब दिल्ली सल्तनत पे उसका धावा झेलना था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे जो थे बढ़ गया था। सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण जो हुआ था किसके साथ में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मंगोल आक्रमण हुआ था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुआ तो, लेकिन मंगोलों ने दिल्ली को मतलब नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा पाया क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली पे जब मंगोल आक्रमण होता, तो ये मंगोल वो मंगोल नहीं थे जो मंगोल मतलब चंगेज खान के समय हुआ करते। ये मंगोल बहुत अधिक तक मतलब क्या थे, कमजोर हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय आप देखोगे मंगोल ने अपना धर्म परिवर्तन करके इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे, इसलिए इसको नवीन मुसलमान कहा गया था। क्या कहा गया था? नवीन मुसलमान कहा गया था, क्योंकि इन्हीं ने अपने आप को कन्वर्ट किया था। किसमें कन्वर्ट किया था? तो इस्लाम में कन्वर्ट किया था, ये भी आप देखोगे, इसलिए इसको नवीन मुसलमान कहते हैं। दिल्ली में आकर रहना शुरू कर गए थे, और मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के सेना में भी ये लोग मतलब क्या थे, तो शामिल हो गए थे, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें चल रही थी, तो आप देखोगे इनसे मजबूर होकर सुल्तानों ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इनकी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए काफी चुनौती थी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे सुल्तान ने जब विशाल सेना जब बनाया, सबसे पहला अस्थायी विशाल सेना किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को विशाल अस्थायी सेना बनाना था। क्यों बनाना था? क्योंकि इसके समय मंगोल आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। अब मंगोल आक्रमण को टैकल करने के लिए विशाल सेना इसके लिए बनाना था, लेकिन विशाल सेना के बनाने के लिए आपको खर्च भी तो काफी अधिक होगा ना। अब ये जो थे इक्तादारों के सेना पे नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इक्तादार जस्ट बिलोंग्स, बोल सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि शादी में नहीं होता, फूफा और मामा होते जो कि बार बार नाराज हो जाते हैं, उसी तरह का था। इक्तदार को काफी अधिक चुनौती होती थी उनको मनाना। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, समय पे सेना नहीं भेजते थे। मंगोल आक्रमण तो इनके रुकने तो नहीं जा रहा ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना क्या किया, अपना एक अस्थाई, ठीक, अपना एक फिक्स सेना बनाया, ठीक, क्या बनाया? अस्थाई सेना बनाया। तब अस्थाई सेना को चलाने के लिए काफी अधिक खर्च भी तो पड़ेगी ना, तो इन्होंने बोला अभी का जो आप कैंटीन व्यवस्था, अभी मैं अभी के संदर्भ में इसको बताऊं, अभी आप कैंटीन व्यवस्था में जाओगे तो मार्केट से 30 से 40% सस्ते पे आपको चीज उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? उपलब्ध हो जाएगी। इसने बोला ठीक है हम अस्थाई सेना बनाएंगे, लंबा सेना बनाएंगे, सेना को हम सैलरी कम देंगे, लेकिन उनके जो जरूरतें की जो चीजें जो है ना उसको क्या करेंगे, कम कीमत पे मतलब क्या करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसने मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली बनाई, और इसने सारी सामानों का कीमत को मतलब क्या क्या फिक्स कर दिया। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली जो था एक तरह का सैन्य सुधार था। यहाँ पे सेनाओं को मतलब क्या बहुत ही कम कीमत में उनकी जरूरतें की चीजें मतलब क्या करवाई जाती थी, उपलब्ध करवाई जाती थी, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थाई
अस्थायी सेना के साथ साथ आप देखोगे तो बाजार नियंत्रण प्रणाली भी किसने लेकर आया था? तो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आया था। इसके पास बहुत बड़ी सेनाएं थी। आसियानी का हुलिया लिखना, उसकी दाग प्रथा, मतलब उस समय फोटो तो होता नहीं था, तो पासपोर्ट लगा देते थे, ये सेना का पासपोर्ट है, इसकी हाइट इतनी, इसके पिताजी का नाम ये, इतनी माँ का नाम ये तो नहीं होता था ना। तो उसको हुलिया लिखा जाता है, उसका दिखता कैसा, उसकी हाइट कैसी, उसकी रंग कैसी है, उसके कहीं पे बॉडी पे कोई वो तो नहीं है। ठीक है, घोड़े को दाग दिया जाता है, इससे पहचान किया जाता है ये सेना जो है, ये घोड़ा जो है इस सेना का है। ठीक है, तो ये सारी प्रथा जो थी पूरी तरीके से सेना को ट्रांसफॉर्म करने का काम जो था किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसको विशाल मंगोल आक्रमण को क्या करना था? झेलना था। ठीक है, सबसे पहले मंगोल आक्रमण तो चंगेज खान का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में होने वाला था, क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली की सीमा पे तो आ गया था, लेकिन मतलब इसने दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था। ठीक है, मतलब दिल्ली में नहीं कह सकते, मतलब सीमावर्ती इलाकों में आ चुका था, लेकिन प्रवेश नहीं किया इल्तुतमिश के सेना में। क्योंकि इसकी यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, मंगवर्नी का नाम याद रखिएगा। मंगवर्नी जो था मतलब एक राजकुमार था। कहाँ का राजकुमार था मंगवर्नी? नहीं सर, मंगोलों का ही था राज। ये मंगोल से दुश्मनी था। ठीक है, एक राज्य का दुश्मनी था। नाम क्या है उसका? मंगवर्नी। कहाँ का राजकुमार था? भूल रहा, मिडिल ईस्ट में एक पड़ता है। याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो मंगवर्नी ने जब भारत के राजा से, जब इल्तुतमिश से बोला तो मुझे मतलब क्या दीजिए, मुझे अपना एलाइजम एलाइसम कहते हैं ना उसको, शरण दीजिए। तो इन्होंने मतलब शरण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि चंगेज खान के साथ दुश्मनी थी। अगर दे देता तो चंगेज खान जरूर भारत पे आक्रमण करता, लेकिन चंगेज खान जिस समय भारत पे आक्रमण करने वाला, उसकी उम्र भी काफी हो गई थी, वो काफी अधिक बीमार भी चल रहा था। यही से वापस जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसने मतलब ठीक है क्या किया? आक्रमण नहीं किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसने आक्रमण नहीं किया। और इस तरीके से सारी चीजें मतलब चल रही थी। ये सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि मानी जाती है किसकी? में इल्तुतमिश की। ठीक है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना। पूछेगा सबसे ज्यादा आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत अधिक मतलब क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आप देखोगे शुरुआती दौर में मतलब क्या होता है? यहाँ पे आक्रमण होता। आप दोनों के बारे में थोड़ा कंपेयर करना है, उसके बाद हमारा चैप्टर जो है अभी और भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करूँ, खत्म कर दूं इसको? खत्म ही कर देता हूँ। ठीक है, देखेंगे दिल्ली पे दो हमला हुआ 1299 1300 में, और 1302 से लेकर 1303 में। इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना खड़ी की। ठीक है, उसके बाद देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पे हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना की शक्ति और अधिक संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ठीक है ट्रांस ऑक्सिनियाना पर ठीक है आक्रमण करने का योजना बना ली। एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये यहाँ पे जाना, ट्रांसऑक्सिनिया पे जो हमला करने का ये असफल हुआ था। ठीक है, उसने जो बहुत सारी काम जो की थे ना, उसमें से एक असफल इसको भी माना जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक गैरिसन शहर बना। गैरिसन कैसा था? किलाबंद शहर था, जहाँ पे सैनिक रहते थे। ठीक है, क्या नाम था? सीरी नामक था। ठीक है, ध्यान में रखें, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। नया गैरिसन बनाने के स्थान पर दिल्ली के चारों शहरों के सबसे पहले पुराने शहर दिल्ली या कुना के निवासियों को क्या खाली करवाकर वहां पे सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों ने दक्षिण में बनी नए राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। ठीक है, तो नया राजधानी बना था दौलताबाद, जो कि कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था, वहां पे भेज दिया गया। अब देखिए कि सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना द्वाब के बीच भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। किसानों की पैदावार पर कितना प्रतिशत टैक्स कर दिया गया? तो 50% टैक्स हिस्सा कर के तौर पर वसूल किया गया अलाउद्दीन खिलजी। ये मैक्सिमम था दिल्ली सल्तनत में। संपूर्ण क्षेत्रों में लगे जाने वाले कर का 50%, मतलब समझिए अगर कोई किसान का उपज से प्राप्त अगर आमदनी अगर 1 रुपया हो रहा था, 50 पैसा मतलब क्या करती थी? सरकार ले लेती थी, जो कि मैक्सिमम था। इसने क्या किया? तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से इकट्ठा ठीक है खाद्यान्न को इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया। ठीक है, इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ गया, तो इसने भी 50% वाला काम किस क्षेत्र में किया था? तो गंगा यमुना का जो दुआब जो था ठीक है वहां पे इसने मतलब कोशिश तो की थी, लेकिन आप देखोगे लेकिन वहां पे क्या होता? अकाल पड़ जाता है। फिर से मतलब क्या हो जाता? दुआब के क्षेत्र का मतलब कर वृद्धि के कारण इसको क्या करना पड़ता है? तो विरोध झेलना पड़ता है। नहीं, विरोध झेलना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या था? तो उसके बाद देखिए सैनिकों को वेतन नगद के रूप में देने का प्रारंभ जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिकों का वेतन भी दिया जाना होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के एकता के स्थान पर नगद वेतन देना मतलब शुरू किया। सैनिकों अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। कहां से खरीदते थे? तो दिल्ली के व्यापारियों से क्या करते थे? खरीदते थे। ठीक है, और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा ना दे, और इसी को रोकने के लिए मतलब क्या किया? देखेंगे
हाँ, तो इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चीजों की कीमतों पे नियंत्रण लागू कर दिया, मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप इस सामान का कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। अफसर भी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण किया करते, इसके लिए बहुत सारे अफसर को भी नियुक्ति की जाती थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सदर ए बाजार बहुत सारा अधिकारी था जो कि बाजार में इन सब चीजों को देखता था, कोई गलत कीमत तो नहीं ले रहा है, और अगर कोई नियम कानून तोड़ता था उसके लिए बहुत ही सख्त मतलब दंड का भी मतलब प्रावधान किया गया था। जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। इसने क्या किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देना मतलब शुरू किया, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उन्होंने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा, टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, ठीक है, टोकन मुद्रा क्या होता है, टोकन करेंसी क्या होता है। तो आज की मुद्रा जो हमारा सांकेतिक मुद्रा है, टोकन मुद्रा, बोलोगे सर ये कैसे है, तो आज आप अगर 200 रुपया का नोट लेके जाते हो तो उसका वास्तविक कीमत 200 रुपया नहीं होता है। क्या होता है, उसका वास्तविक कीमत जो है 200 रुपया नहीं है। अगर सरकार अपना कंट्रोल अगर उस पे से अगर खींच ले तो उसका कीमत 2 रुपया भी नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि धातु का तो नहीं, सोना चांदी का तो नहीं है, ठीक है। उसको जाकर मार्केट में हम बेच लोगे, इसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, सोने चांदी का जो सिक्का जो था उसको मतलब इसने क्या कर दिया, तो इसने मतलब तांबे की मुद्रा से उसको क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, मतलब ये सोना चांदी का, मान लीजिए सोना चांदी के सिक्का जो है ना, इसका जो कीमत जो है ना, इसका कीमत अगर मान लीजिए जो कीमत है उसी के बराबर मतलब इसका कीमत चला दिया, ठीक है। तो सोने चांदी की कीमत के बराबर क्या होगा, तांबा का कीमत हो गया, ठीक है। इससे मतलब क्या है, सांकेतिक मुद्रा हुआ। तो इसमें अब देखेंगे इससे साम्राज्य में मतलब क्या होगा, सोना चांदी की मात्रा मतलब क्या होगी, बढ़ेगी। इससे साम्राज्य मतलब क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन लोग जो थे इससे भी ज्यादा चालाक निकले, इसने क्या किया, घर में ही मतलब क्या किया, सिक्का को मतलब ढालना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या किया, घर में ही मतलब सिक्का को मतलब ढालना शुरू कर दिया, मतलब जाली सिक्का बनाना शुरू किया। डेट मीन्स क्या हुआ, तब देखिए साम्राज्य में मतलब इन्हें अगर मान लीजिए 500 अगर मतलब यहाँ पे तांबा का सिक्का अगर मतलब इन्होंने जारी किया, तो जब उसको जब वापस लिया गया, जब नोटबंदी जब की गई, जब वापस लिया गया 500 की जगह पे इसे लगभग 15 से 20 गुना वापस मतलब आया, ठीक है। इससे मतलब देखिएगा पूरे मतलब क्या हुआ, पूरे मतलब स्टेट में मतलब क्या होता है, वहां पे मतलब पूरी तरीके से मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है काफी अधिक, मतलब सामान की कीमतें जो थी बढ़ जाती है, करेंसी का वैल्यू गिर गया, क्योंकि सामान कम हो जाती है मार्केट में, मतलब क्या मुद्रा बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि सभी लोग मतलब सस्ती कॉपी बनाना शुरू कर देते, ठीक है। तो इन्होंने मतलब सोना चांदी के सिक्कों के मतलब सस्ती मतलब जो धातु का सिक्का जो था उससे मतलब क्या किए, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे लोग जो क्या करते थे, इसने मतलब इन्होंने किया क्यों ऐसा, तो इन्होंने इसलिए भी ऐसा किया क्योंकि लोग जो थे करेंसी को कन्वर्ट ही नहीं करते थे। अभी भी लोगों के पास अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया का सिक्का मार्केट में नहीं ना है, तो किसी के पास अगर सरकार अगर 100 रुपया का सिक्का अगर चलाना शुरू करेंगे तो कुछ लोग तो उसको संभाल के रखते, खर्च ही नहीं करते। अरे अभी नया नया है, ठीक है, तो लोग उस समय सोना चांदी के सिक्का को मतलब खर्च ही नहीं करते थे, उसके बाद अपने बचा कर रख लेते थे, ठीक है। इससे मतलब क्या होता था, इससे मतलब काफी दिक्कत होने लगी प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में एक ही चीजें था, जब चीन में चल रहा था, कुबलाई खान की वहां पे सरकार थी चीन में, तो वहां पे मतलब टोकन मुद्रा चल रहा था, तो वहां पे यहाँ से वो उन्होंने सोचा था अपने यहाँ भी मतलब इसको चला सकते हैं, और इसी को देखते हुए भारत में इसका प्रचलन तो करवाए, लेकिन ये सफल हो गया, असफल हो गया, क्या हो गया, असफल हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये प्लान भी जो था क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे दो शासक को हम लोग कंपेयर करने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करने की कोशिश कर, वन वाज क्या नाम है इसका, अलाउद्दीन खिलजी, एंड अदर वाज एमबीटी, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। आप चलेंगे आगे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं का कुशलता से आपूर्ति के लिए शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्रयोग जो किए, बाजार नियंत्रण प्रणाली की हुई, या फिर मतलब इक्तादारों का मतलब शक्ति को कम करना, टैक्स में सुधार करना, फिर टैक्स को मतलब बढ़ाना, और अपने राज्यों का मतलब क्या था, तो अपने राज्यों का मतलब किससे सुरक्षा करना, मंगोलों से सुरक्षा करना, इन कार्यों में मतलब क्या था, वो सक्सेस पा गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाया गया प्रासंगिक कदम बेहद असफल रहा। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल हो गया, तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया, उसकी विशाल सेना को भंग कर दिया गया, और इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनमें बहुत अधिक परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद जो अपना राजधानी को उठाकर लेकर के दिल्ली से बहुत लोग नाराज हो गए, करों में वृद्धि और गंगा यमुना दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पे उतर आई। मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी मतलब वापस लेना पड़ा। तो इसने अपने जो भी सुधार जो किए, सारे के सारे जो थे, ठीक है, क्या थे, गलत ही साबित हुए। इसलिए इतिहास में से रक्त पिचासू, सनकी, पागल, बेवकूफ, ठीक है, इस तरह के शब्दों से मतलब इनको उच्चारित किया गया है, ठीक है। अंतिमता में अगर बात करेंगे, एक शासक, एक मतलब विद्वान थे जिसका नाम था बदायूं, वो कहता है लोगों को आखिरकार इससे
ठीक है, इसको आखिरकार मतलब लोगों से मतलब मुक्ति मिली। कहा जाता है एमबीटी जो था अपने मतलब पूरे मतलब दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे सबसे अधिक विद्वान और सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक था। लेकिन इसने जो भी सुधार किए तो इसको मतलब जनता ने इनको मतलब क्या किया, सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, इस वजह से काफी अधिक मतलब क्या था, जनता से भी शुद्ध था। ठीक है, लोगों से भी मतलब क्या था, शुद्ध मतलब लोगों से भी मतलब क्या था, नाराज रहा करता था, लोग भी इनसे नाराज रहा करते थे। यहाँ तक कि मतलब दिल्ली के अमीर जो थे इससे इतना ज्यादा नाराज हो गए थे, इनको सुबह सुबह मतलब बहुत सारा मतलब पत्र जो था, गंदी गंदी गाली लिखकर इसको भेजा करते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, इस वजह से भी बेचारा काफी अधिक क्षुब्ध रहता था लोगों से। ठीक है, इसलिए बोलते थे आखिरकार लोगों को इससे मुक्ति मिली और इनको भी मतलब क्या मिली, लोगों से मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये सारा दो शासक के कंपेरिजन करके आपको समझाया गया, समझ में तो आ ही गया होगा कि आपने पहले भी इसे मतलब पढ़ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ समझने में। अब थोड़ा ही रह गया, इसको भी जरा खत्म कर ही देते हैं क्योंकि 2 वीडियो बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास के पहली बार दिल्ली ने किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाए गए कदमों पे मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा था। तो सबसे पहले मंगोल जो थे ना, दिल्ली पे आक्रमण किया करता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा था हम उसको आक्रमण करने का क्यों दे, हम ही ना क्यों ना आक्रमण कर दे। ठीक है, कहा जाता है ना कभी भी अब ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बचपन में हम लोग थे तो कहा जाता तुमको कोई मारने आया ना उससे पहले ही जाके उसको पीट दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, तो वो तुम पे आक्रमण कर ही नहीं पाएगा। तो इसने मतलब एक ऐसी योजना बनाई जिससे मतलब ये था जब मंगोल मेरे ऊपर आक्रमण करे तो उससे पहले ही मतलब क्या करना चाहिए, मुझे ही क्यों ना आक्रमण कर देना चाहिए। इसने मतलब सबसे पहले प्लान बनाया था। ठीक है, आप देखेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे था, तो देखेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में देखेंगे तो तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली तथा आगरा पे सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। ठीक है, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तक पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ करे हुए। मैंने बताया था ना, अब जैसे ही मतलब क्या सेंटर जैसे कमजोर होता था तो इन्हीं के द्वारा जो मतलब सूबेदार की जो नियुक्ति जो थी वही मतलब क्या करते थे, वहां पे मतलब विद्रोह कर देते थे और अपने आप को मतलब बोलते थे भाई साहब आप हमको सेंटर से दिल्ली से कोई मतलब नहीं, हम जो है पूरी तरीके से क्या हो गए, तो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो जौनपुर में देखोगे सरकी डायनेस्टी आ जाए, बंगाल में मुर्शिद कुली खान, मालवा में भी स्वतंत्र हो जाएगा, गुजरात में बेदरा वगैरह था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा, राजस्थान भी मतलब क्या राजपूतों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और दक्षिण भारत पे तो कभी इनका पूरी तरीके से कंट्रोल ही नहीं थे, जाते थे लूटपाट करके लाते थे। ठीक है, जैसे ही इधर आते थे फिर वो लोग स्वतंत्र हो जाते थे और उनकी समृद्ध मतलब राजधानियां भी मतलब जो थी काफी अधिक फल फूल रहे थे। ठीक है, इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक के समूह भी मतलब आपको देखने को मिलते हैं। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे, उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी का नाम आपको याद होगा, 1540 से लेकर 1545 में 4 वर्षों तक मतलब 5 वर्षों तक ये मतलब शासक रहे थे। बिहार के छोटे से इलाकों से मतलब इन्होंने मतलब अपना शासन प्रारंभ किया था। बाद में दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल डायनेस्टी जब आता था, हुमायूं को मतलब हटाकर, हुमायूं को हराकर मतलब क्या करते हैं, संपूर्ण दिल्ली पे मतलब क्या करते हैं, ये कब्जा मतलब करते हैं। ठीक है, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था। आगे चलकर उसने उन्नति किया। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 तक को चुनौती दी। ठीक है, तो मुगल सम्राट हुमायूं के बाद 1530 से लेकर 1540 तक शासन रहेगा। हुमायूं जो था चौसा में हारेगा, बिलग्राम में हारेगा। ठीक है, दोनों जगह पराजित होगा, किससे, शेरशाह सूरी से। भारत छोड़ने पे विवश हो जाएगा। अब भारत छोड़ के 15 वर्षों तक आएगा, 15 वर्षों के बाद आएगा 1555 से 56 में फिर से भारत में आएगा। यहाँ पे इसके साथ 2 लड़ाई होगी, एक लड़ाई होगी सरहिंद की लड़ाई होगी और दूसरा कौन सी लड़ाई होगी, जो हुमायूं अपने आप को फिर से मतलब दिल्ली की सत्ता पर स्थापित करे। एक सरहिंद था, एक कौन था, सरहिंद के अलावा क्या था, एक सरहिंद था 55 में मच्छीवाड़ा। सभी लोग सो गए क्या? तो सरहिंद और मच्छीवाड़ा को क्या कीजिएगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली पे अधिकार करके स्वयं को अपना राज्य वंश स्थापित किया। सूर्यवंश में केवल 15 वर्ष, ठीक है, कब से शासन किया, तो मात्र 15 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, 15 वर्षों तक शासन किया, 1540 से लेकर 1555 तक। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तारीखों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। ठीक है, महान सम्राट अकबर 1556 से लेकर 1605 तक दिल्ली पे रूल करेंगे, ने मुगल साम्राज्य को समेटित किया, मतलब बहुत अधिक बैलेंस किया। तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का जो प्रशासन व्यवस्था था, जैसे कर प्रणाली वगैरह सबको मतलब अकबर ने मतलब क्या किया था, अपना लिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीजें थी। अंतिम में जाएंगे 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। ठीक है, किसी दूसरे दिन इसको मैं अगला वीडियो में इसको
कंक्लूड कर दूंगा। तो यही सारे फैक्ट थी, ये फैक्ट मैंने जो भी बताया दिल्ली सल्तनत से थे। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत से आते हैं। ऑलरेडी जो आपका क्लास जो है मतलब कितना 1 घंटा 22 मिनट का हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, अगर आप लोग सोए नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ करवा दूं, ठीक है। दिल्ली के पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? अगर आप लोग सोए नहीं तो जवाब दे सकते, तोमर। किसने किया था? तोमर ने किया था। तोमर के बाद किसकी? चौहान, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद चौहान। दिल्ली सल्तनत आएगा, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी, तो क्या बताएंगे? फारसी। फारसी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। लगभग सोए नहीं है। किसके शासन का दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ है, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी, वेरी गुड, ठीक है। इब्न बतूता किस देश से आया था, तो क्या बताएंगे? मोरक्को से आया था। मोरक्को से आया था, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ठीक है। उसके बाद आएंगे न्याय चक्र का सेनापति किसानों के हित में ध्यान रखना क्यों जरूरी था, बताइए। ये तो भीतरी और बाहरी सीमा से क्या समझते थे? भीतरी सीमा में तो गैरिसन शहर बनाया गया था, पता ही आपको। चल, इधर मिलाने वाला दिया होगा, मिलाने वाला नहीं दिया है, नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। कल मैं इसका क्विज करा दूंगा, ठीक है। और फिर से हम लोग आगे के चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, अब सभी लोगों को समझ में आया, कुछ नए बच्चे भी थे, ठीक है। अर्चना, समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जो है से आपका एज ए वीडियो के रूप में कहाँ चला जाएगा? यूट्यूब पे चला जाएगा। जो नए लोग हैं वो मतलब वीडियो को देख ले, एक बार दो बार देखे, फिर समझ में आ जाए। या फिर भी अभी कुछ नहीं समझ में आया है, ठीक है, मैंने कुछ अपने फैक्ट को भी चुरा, ठीक है। मंगोल आक्रमण का दिल्ली दिल्ली सल्तनत पे क्या प्रभाव? जो नए बच्चे जो कि अभी 12th में है या फिर पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ते हैं, अभी हाल फिलहाल में कॉलेज शुरू किया है, तो वैसे लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत हो हमसे पूछिए, आई विल देयर फॉर हेल्प यू, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा वहां पे, ठीक है। ये जो भी दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो जो है आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप वहां पे बार बार देख के अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी जानकारी को इम्प्रूव कर सकते हैं और चीजों को मतलब सीख सकते हैं। सभी लोग अभी तक जुड़े हुए थे, इसीलिए सभी को धन्यवाद। फिर से कल की क्लास में मिलते हैं। इससे पहले सबसे पहले आपका आरएनए होगा, आरएनए सुबह में 8:30 बजे से कल शुरू होगी। और कल बिहार के भी 2-3 टॉपिक को खत्म करेंगे, जैसे डेमोग्राफी ऑफ बिहार, मतलब बिहार की जनगणना को देख लेंगे, ठीक है। और भी मतलब 2-3 चीज को मतलब बिहार से मतलब रिलेटेड चीज को खत्म करेंगे, ठीक है। तो कल मतलब मिलते हैं 8:30 बजे आरएनए में। उसके बाद रात में फिर से हमारा अतीत तो चली गई, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के इतिहास कवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं कल 8:30 बजे। थैंक यू सर।